Good afternoon, everyone, and welcome to the platform of Unacademy. Let's crack GATE and Engineering Services examination with India's largest learning platform, that is Unacademy. मेरा नाम TM प्रतीक है. I've done bachelor's in civil, master's in structural, and doing PhD in structural engineering. I have mentored more than 50,000 students all over India while teaching for engineering services examination, GATE examination, and SSC Junior Engineer examination as a freelancing faculty in many reputed coaching institutes across many cities of India. Now, you can download the Unacademy Learning app. Once you download the Unacademy Learning app, you'll find two options to subscribe to it. आपको Unacademy पे दो ऑप्शन मिलेंगे सब्सक्रिप्शन के लिए. पहला होगा प्लस सब्सक्रिप्शन. इसके बेनिफिट्स क्या क्या है? लाइव क्लासेस डेली रूटीन बेसिस पर रेगुलरली चलेगी. क्लास के दौरान आपको कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी है वो आप अपना एजुकेटर से पूछ सकते हैं. तुरंत आपको उसका सोल्यूशन प्राप्त हो जाएगा. हमने आपके लिए कुछ लाइव टेस्ट और क्विजेस बना कर रखे हुए हैं. ये लाइव टेस्ट देने से आप अपना परफॉर्मेंस को एनालाइज कर पाएंगे कि जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी इनपुट ले रहे हैं, उसका फाइनली क्या आउटकम नज़र आ रहा है, बार बार कहाँ गलती हो रही है, वीक एरिया कौन सा है, स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है, वो एनालाइज करने के लिए ये टेस्ट और क्विजेस देना बहुत ज़रूरी हो जाता है. हमने अनअकैडमी में सारे कोर्सेस एक वेल स्ट्रक्चर्ड पैटर्न में बना कर रखे हुए हैं. सिलेबस को देखते हुए, टॉपिक्स का वेटेज देखते हुए, सब्जेक्ट्स का वेटेज देखते हुए हमने सीक्वेंसिंग उनकी की है. आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए जाएंगे, कम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताए जाएंगे. वंस यू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी यू गेट अनलिमिटेड एक्सेस. इससे क्या तर्क बनता है दोस्तों कि कोई भी क्लास आपकी छूट जाए तो उस क्लास को रिवाइज करने के लिए या उस क्लास को वापस देखने के लिए आप अनलिमिटेड टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स उसको एक्सेस कर सकते हैं, है ना. तो ये फीचर्स थे प्लस के. अब आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन दूसरा सब्सक्रिप्शन है. ये टॉप मोस्ट सब्सक्रिप्शन है दैट वन कुड अवेल इन अनअकैडमी. इसमें प्लस के तो सारे बेनिफिट्स मिलेंगे ही मिलेंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल बी प्रोवाइडेड विद अ पर्सनल कोच. ये पर्सनल कोच थ्रू आउट आपकी प्रिपरेशन पीरियड आपकी मदद करेगा. आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, उसका समाधान आपको ला कर देगा. आपकी स्ट्रेटेजी बिल्टअप करेगा, कैसे पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, लर्निंग रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाएगा, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेगा. साथ ही साथ कोई पर्टिकुलर टॉपिक भी किस किताब से पढ़े तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, सारी बातें आपको बताएगा. मेन क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस करवाई जाएगी जिनका गेट और ईएस में आने का प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई होगा. आप जो भी टेस्ट दे रहे हैं उनको देखा जाएगा, उसके बेसिस पे आपको फीडबैक दिया जाएगा, रिव्यूज़ दिए जाएंगे कि रणनीति में कहाँ सुधार की आवश्यकता है. These are some of the top educators in Unacademy. Under GATE and Engineering Services examination, we got many branches like electronics and communication, chemical, computer science, information technology, mechanical, instrumentation, electrical, industrial production and civil engineering. आपको civil engineering में जाने का है. प्लस आइकॉनिक दोनों सब्सक्रिप्शन की मैंने आपको बातें समझा दी है. द कॉस्ट फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन फॉर 1 year and 2 year सब्सक्रिप्शन पैकेजेस आर 30,250 and 44,000 respectively. Further, you can apply this promo code MP10 to avail additional 10 to 30% of discount. Another iconic subscription का पैकेज 1 year and 2 year subscription packages are 50,250 and 74,000 respectively. Further, do not forget to use the code MP10 to avail additional discount. चलिए भाई, अब काम चालू करते हैं. जैसा आपको पता है गेट 2021 काफ़ी करीब आ गया है. इनफैक्ट एक हफ्ता बाकी है. तो सबसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम करवाने वाले लेट्स क्रैक गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन की तरफ से, लेट्स क्रैक गेट एंड ईएससी की तरफ से हम आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवाने वाले हैं. मैं टीएम प्रतीक आपका इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, सर्वे, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, एप्टीट्यूड, आरसीसी, इनके क्वेश्चंस आपको मैं थ्रो करने वाला हूँ. आप सारे क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करिएगा. जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, जब भी क्वेश्चन आए, क्वेश्चन पढ़ने के बाद पॉज दबाइएगा. उसको बनाने के लिए 2.5 मिनट लीजिएगा, 3 मिनट भी ले सकते हैं, और फिर आप उसका आंसर देख कर रखिएगा और फिर मेरा सोल्यूशन देखिएगा. और सबसे इंपॉर्टेंट, मेरा क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है ना, मैं किस दिशा में क्वेश्चन को देखता हूँ, मेरे दिमाग में क्या चलता है, मैं कैसे उसको क्रैक करता हूँ, उसको थोड़ा सीखने की कोशिश करिएगा. ठीक है भैया, चलिए चालू करते हैं. स्टार्टिंग विथ अच्छा, लास्ट में मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊंगा बहुत सारे सब्जेक्ट्स के कि बाबा उनका आना तय है. ठीक है, तो इनफैक्ट जो मैंने क्वेश्चंस डाल के रखे हैं ना, उनमें वही टॉपिक्स है जिनका आने की संभावना काफी ज्यादा है. चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं, जो कि किसका है, सेडिमेंटेशन टैंक. गेट 2021 में सेडिमेंटेशन टैंक आना तय है, मतलब तय है. एनवायरमेंटल में सेडिमेंटेशन टैंक, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, हार्डनेस ऑफ वाटर,
एयर पोल्यूशन या MSW, दोनों में से कोई एक आएगा, पर पहले तीन तो तय है। क्या क्या? सेडिमेंटेशन टैंक, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड हार्डनेस। ये गेट 2021 में आएगा ही आएगा। चलिए चालू करते। एक सेडिमेंटेशन टैंक है, डेप्थ उसकी 4 मीटर दी हुई है, फ्री बोर्ड दिया हुआ है 0.3 मीटर। इसमें फ्लो थ्रू वेलोसिटी मतलब हॉरिजॉन्टल प्रोफाइल वेलोसिटी 0.3 मीटर पर मिनट दिया है। टैंक की लेंथ दे दिया है। आपको निकालना क्या है? डायामीटर ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सबसे छोटा पार्टिकल जो कि 90% एफिशिएंसी के साथ रिमूव होने वाला है। डेंसिटी दी है पार्टिकल की, पानी का विस्कोसिटी दिया है, पानी का डेंसिटी दिया है। चलिए भाई, आपको निकालना क्या है? अब इसको मेरा तरीका देखिएगा सॉल्व करने का। आपको निकालना है डाया ऑफ पार्टिकल। बाबा किस फॉर्मूले में सेडिमेंटेशन टैंक के डाया ऑफ पार्टिकल का जिक्र होता है? एक ही फॉर्मूले में होता है, दैट इज सेटलिंग वेलोसिटी। सेटलिंग वेलोसिटी के फॉर्मूले में डाया ऑफ पार्टिकल का जिक्र होता है। सेटलिंग वेलोसिटी एज पर स्टोक्स लॉ क्या होती है? रो जी डी स्क्वायर G-1/18 तो आपको डाया ऑफ पार्टिकल निकालना है दोस्तों, स्मॉल डी निकालना है। क्या पानी की डेंसिटी दी है? हाँ जी 1000 दी हुई है। क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया है? नहीं भी देगा तो पता होना चाहिए, 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डाया निकालना है। क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी पार्टिकल की आपको दी है? बाबा स्पेसिफिक ग्रेविटी, आप सब इतने करीब आ चुके हो, आपको पता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है डेंसिटी ऑफ पार्टिकल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। कोई पार्टिकल का घनत्व पानी के घनत्व के कंपैरिजन में कितना ज्यादा है, वो स्पेसिफिक ग्रेविटी बयां करती है। ठीक है भाई, पार्टिकल की डेंसिटी दी हुई है। पार्टिकल की डेंसिटी कितनी है? 2650। पानी की डेंसिटी भी दी हुई है, नहीं भी दी होगी, यू कैन ऑलवेज कंसिडर इट टू बी 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी तो दोस्तों 2.65 है। डायनामिक विस्कोसिटी भी आपको दी हुई है, सब दिया हुआ है। अगर सेटलिंग वेलोसिटी मिल गई, डेंसिटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी और डायनामिक विस्कोसिटी दिया हुआ है, अगर सेटलिंग वेलोसिटी मिल गया तो डाया ऑफ पार्टिकल मिल जाएगा। पर क्या क्वेश्चन में सेटलिंग वेलोसिटी दिया है? नहीं, क्वेश्चन में सेटलिंग वेलोसिटी नहीं दिया है। और किस फॉर्मूले में? अगर आपको डाया निकालना है तो पहले सेटलिंग वेलोसिटी निकालना होगा। किस फॉर्मूले में आपको सेटलिंग वेलोसिटी का जिक्र होता है? इस फॉर्मूले के अलावा एफिशिएंसी के फॉर्मूले में होता है, दैट इज रेशियो ऑफ सेटलिंग वेलोसिटी अपॉन सरफेस ओवरफ्लो रेट इनटू 100। ठीक है, सेटलिंग वेलोसिटी इज efficiency is given by Vs by V naught into 100. V naught क्या होता है? Surface overflow rate, also known as loading rate, also called as superficial velocity, also called as vertical profile velocity. Efficiency आपको दी है 90%। तो बाबा एफिशिएंसी दी है, इससे आपका हौसला और बढ़ जाना चाहिए। हाँ भैया, कि Vs निकालना है तो पहले V naught अगर मिल गया तो Vs मिल जाएगा, Vs मिल जाएगा तो डाया मिल जाएगा। ठीक है भैया, V naught के पीछे भागते। वी नॉट दिया है क्या क्वेश्चन में? सरफेस ओवरफ्लो रेट नहीं, वी नॉट भी नहीं दिया। किस और फॉर्मूले में वी नॉट आता है? एक तो भैया सेडिमेंटेशन टैंक में, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड गाइस। हाँ, सेडिमेंटेशन टैंक में, ठीक है, बहुत शॉर्ट में मैं आपको समझाऊंगा। ये सेडिमेंटेशन टैंक है, ये आपकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है पानी की, जिसको फ्लो थ्रू वेलोसिटी बोलते हैं। ये वर्टिकल वेलोसिटी होती है पानी की। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी किस सरफेस एरिया से किस क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्रॉस करने वाली है? VH इज को जाकर क्रॉस करने वाला है, मतलब विड्थ को और हाइट को। और V नॉट किससे टकराने वाला है? V नॉट लेंथ और विड्थ से टकराने वाला है। ठीक है, तो अपन सबको पता है कि एरिया इंटू वेलोसिटी गिव्स डिस्चार्ज। तो वेलोसिटी क्या होता है? डिस्चार्ज बाई एरिया। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्चार्ज बाई एरिया। तो VH निकालना है अगर, तो VH डिस्चार्ज बाई एरिया। एरिया VH किससे जाकर टकराता है? VH टकराता है विड्थ और हाइट से, तो B इंटू H। और V नॉट का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्चार्ज बाई एरिया। V नॉट किससे टकराता है? सरफेस एरिया से टकराता है, लेंथ इंटू विड्थ से टकराता है। सरफेस एरिया से टकराता है, लेंथ इंटू विड्थ से टकराता है। तो V नॉट इस फॉर्मूले से मिल सकता है। पर क्वेश्चन में क्या डिस्चार्ज दिया है? नहीं, क्वेश्चन में डिस्चार्ज नहीं दिया। लेंथ जरूर दी है पर विड्थ नहीं दिया है। V नॉट और किस फॉर्मूले से मिल सकता है? जैसे VH और V नॉट का मैंने एक एक फॉर्मूला बताया। VH क्या है? वेलोसिटी है। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस बाय टाइम। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस बाय टाइम। तो VH कौन से डिस्टेंस को ट्रेवल करने वाला है? बाबा VH लेंथ को ट्रेवल करने वाला है। तो फॉर्मूला क्या होता है VH का? लेंथ बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। VH लेंथ को कवर करने वाला है, लेंथ को कवर करने वाला है तो लेंथ बाय टाइम। वैसे V नॉट डेप्थ को कवर करता है। V नॉट ये है,
डेप्थ को कवर करने वाला है, तो वी नॉट का फॉर्मूला होता है डेप्थ बाई टाइम। ठीक है भाई, चलिए अब आपको वी एच दिया हुआ है क्वेश्चन में, फ्लो थ्रू वेलोसिटी वी एच दी है आपको। ठीक है, आपको लेंथ भी दी हुई है, तो डिटेंशन टाइम मिल सकता है यहां से, डिटेंशन टाइम मिल जाएगा, डिटेंशन टाइम मिल जाएगा। डेप्थ भी दी है क्वेश्चन में, डेप्थ भी दी है 4 मीटर, तो डेप्थ दिया है, टाइम यहां से मिल जाएगा, तो वी नॉट मिल जाएगा, वी नॉट मिल जाएगा, एफिशिएंसी के फॉर्मूले में रखेंगे वी एस मिल जाएगा, वी एस मिल जाएगा तो डाया ऑफ पार्टिकल निकाल लेंगे, क्योंकि बाकी चीजें गिवन है। यह आपका तरीका होना चाहिए, तुरंत क्रैक करना चाहिए। क्लियर है मेरा बात? चलिए, तो मान लीजिए मैं गेट में इस पेपर को बना रहा होता, डाया ऑफ पार्टिकल मेरे को पता है एक ही फॉर्मूले में आता है सेटलिंग वेलोसिटी के, तो पहले सेटलिंग वेलोसिटी निकालने जाता मैं, कि डाया निकालना है पार्टिकल का, तो सेटलिंग वेलोसिटी निकालो, सेटलिंग वेलोसिटी निकालना है तो पहले वी नॉट निकालो, क्या निकालो? वी नॉट। अच्छा भाई, निकाला जाए तो भाई वी एच होता है लेंथ बाई टाइम, तो टाइम कितना होता है? लेंथ बाई वी एच। ठीक है, वैसे ही वी नॉट होता है डेप्थ बाई टाइम, तो टाइम क्या होता है? डेप्थ बाई वी नॉट। भाई दोनों ही तो डिटेंशन टाइम है, इक्वेट कर दिया, एल बाई वी एच इक्वल्स डेप्थ बाई वी नॉट। क्लियर है मेरा बात? तो आपको लेंथ कितना दिया हुआ है? लेंथ दिया है 70 मीटर, वी एच दिया है 0.3 मीटर पर मिनट, है ना, यूनिट बड़े गौर से देखना है आपको। ठीक है, डेप्थ कितनी दी है भैया? डेप्थ 4 मीटर नहीं लेंगे, इफेक्टिव डेप्थ कितनी हो जाएगी? इफेक्टिव डेप्थ हो जाएगी टोटल डेप्थ, ये तो टैंक की डेप्थ है, 4 मीटर तो टैंक की डेप्थ है ना। अपन को पानी की डेप्थ चाहिए, हवा की डेप्थ तो नहीं चाहिए। ये आपका टैंक है, टैंक में पानी यहां तक भरा हुआ है, ये 4 मीटर है, ये फ्री बोर्ड है, यहां पे तो हवा है 0.3 मीटर में, इसको थोड़ी ना ले लेंगे। ठीक है, तो टोटल आपकी डेप्थ कितनी हो जाएगी? 4 - 0.3 डेट वुड बी 3.7, 4 - 0.3 डेट वुड बी 3.7। ठीक है, डेप्थ बाई वी नॉट, तो यहां से दोस्तों वी नॉट मिल जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन जरूर से खुद से करिएगा, कैलकुलेशन खुद से नहीं करोगे तो बड़े नुकसान में रहोगे। ठीक है भैया, तो वी नॉट कितना आ रहा है? लेट्स फाइंड आउट वी नॉट। वी नॉट इज कमिंग आउट टू बी 3.7 इंटू 0.3 डिवाइड बाई 70, तो वी नॉट इज कमिंग आउट टू बी 0.015 मीटर मीटर पर मिनट। क्लियर है मेरा बात? मीटर मीटर कट गया था, मीटर पर मिनट में आंसर आया। 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो वी नॉट मीटर पर सेकेंड में कितना हो जाएगा? दिस इज कमिंग आउट टू बी 0.000264 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है मेरा बात? एक और बार चेक कर लिया जाए, 3.7 इंटू 0.3 डिवाइड बाई 70 डिवाइड बाई 60। ठीक है भैया, तो ये अपन को वी नॉट मिल गया। अब एफिशिएंसी होती है वी एस बाई वी नॉट इंटू 100, एफिशिएंसी दी है 90, तो यहां से वी एस कितना हो जाएगा बाबा? वी एस हो जाएगा 0.9 टाइम्स ऑफ वी नॉट, वी एस हो जाएगा 0.9 टाइम्स ऑफ वी नॉट। सो वी एस इज कमिंग आउट टू बी 0.00023 मीटर पर सेकेंड, राउंड ऑफ करके। क्लियर है मेरा बात? यहां तक किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब सेटलिंग वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है रो जी डी स्क्वायर जी -1 अपॉन 18 म्यू। सेटलिंग वेलोसिटी कितनी है आपको? 0.0000238, पानी की डेंसिटी 1000, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.81, डाया तो निकालना है दोस्तों। कैपिटल जी कितना है? कैपिटल जी 2.65 आया था, अपॉन 18 टाइम्स ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी। डायनामिक विस्कोसिटी 10⁻³ दिया हुआ है। कहाँ गड़बड़ होती है? न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, कोई गड़बड़ नहीं है। चलिए अब इसको सॉल्व किया जाए भैया फटाफट, है ना। इसको सॉल्व करेंगे अगर अपन, तो डाया आपको निकल कर आएगा। चलिए सॉल्व किया जाए, इंटू 18 डिवाइड बाय 9.81 डिवाइड बाय 1.65
डिवाइड बाई 10⁶। ठीक है भाई, अंडर रूट ऑफ 2.645 इंटू 10⁻⁻10। This is coming out to be 1.626 इंटू 10⁻⁻5 मीटर्स। मीटर को mm में कन्वर्ट करेंगे, इंटू 1000 कर देंगे। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 0.0163 mm, राउंड ऑफ करके। ठीक है दोस्तों, एक बार कैलकुलेशन वापस क्रॉस चेक कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि कई बार उसमें गलती हो जाती है। 238 इंटू 18, और खुद से कैलकुलेशन नहीं करोगे बड़े नुकसान में रहोगे, इस बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है, डिवाइड बाय 9.81 डिवाइड बाय 1। ठीक है भाई, करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। ठीक है भाई, ये बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का क्वेश्चन है, बड़े गौर से देखिएगा। सीवेज को आपने डिस्चार्ज किया है एक नदी में, है ना। हमेशा पॉज करके खुद 3 मिनट लीजिएगा बनाने के लिए, फिर देखिएगा, है ना। सीवेज को डिस्चार्ज किया है एक नदी में, नदी का क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है 60 मीटर स्क्वायर। आपको फॉलोइंग डेटा को कंसीडर करने के लिए बोला गया है। नदी का डिस्चार्ज दिया हुआ है, नदी का अल्टीमेट बीओडी L0 दिया हुआ है, नदी का टेम्परेचर भी दिया हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन टफ हो गया। ठीक है, सीवेज का डिस्चार्ज दिया है, अल्टीमेट बीओडी दिया है, सीवेज का L0 दिया है, सीवेज का टेम्परेचर भी दिया हुआ है। ठीक है भाई, आपको रिएक्शन रेट कांस्टेंट 20 डिग्री सेल्सियस पर दिया हुआ है 0.23 पर डे। आपको बीओडी एग्जॉस्टेड मतलब बीओडी कंज्यूम्ड निकालना है मिक्सचर का 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम ऑफ द मिक्सिंग पॉइंट, अज्यूमिंग दैट बोथ वाटर गेट मिक्सड अप इंस्टेंटेनियसली एंड कंप्लीटली। चलिए भाई, इसका सोल्यूशन देखिएगा फटाफट। सबसे पहले, कभी भी दो अलग अलग फ्लूइड्स मिक्स होते हैं ना, तो मिक्सचर का पीएच हो या टेम्परेचर हो या डिजॉल्व ऑक्सीजन हो या अल्टीमेट बीओडी हो, कोई भी चीजें हो, मिक्सचर का आपको प्रॉपर्टी कैसे निकालते समझने की कोशिश करता। मान लीजिए मेरे को अल्टीमेट बीओडी L0 निकालना है मिक्सचर का। L0 ऑफ मिक्सचर क्या होगा? L0 ऑफ रिवर, डिस्चार्ज ऑफ रिवर, L0 ऑफ सीवेज, डिस्चार्ज ऑफ सीवेज, होल अपॉन डिस्चार्ज ऑफ रिवर प्लस डिस्चार्ज ऑफ सीवेज। ठीक है, ये L0 ऑफ मिक्सचर आप इससे निकाल सकते हैं। तो मिक्सचर का अल्टीमेट बीओडी कितना आ रहा है? रिवर का अल्टीमेट बीओडी कितना है भैया? रिवर का अल्टीमेट बीओडी है 30, रिवर का डिस्चार्ज है 25, सीवेज का अल्टीमेट बीओडी है 800, सीवेज का डिस्चार्ज है 3, होल अपॉन डिस्चार्ज ऑफ रिवर प्लस डिस्चार्ज ऑफ सीवेज। तो L0 ऑफ मिक्सचर कितना आता है भाई? L0 ऑफ मिक्सचर इज कमिंग आउट टू बी, कैलकुलेट करिए भाई, सारे कैलकुलेशन खुद से करना। मेरा कैलकुलेटर ना थोड़ा गड़बड़ दे रहा है, इसलिए मैं मोबाइल से खुद कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो मैं चाहूँगा प्लीज़ आप भी कैलकुलेट ज़रूर से करिएगा। दिस इज कमिंग आउट टू बी 112.5 मिलीग्राम पर लीटर, 112.5 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, ये नदी का मिक्सचर का अल्टीमेट बीओडी हो गया। ठीक है भाई, वैसे ही मिक्सचर का टेम्परेचर कितना हो रहा होगा? टेम्परेचर निकालना है मान लीजिए मेरे को मिक्सचर का, तो वो क्या हो जाएगा? टेम्परेचर ऑफ रिवर इंटू डिस्चार्ज ऑफ रिवर, टेम्परेचर ऑफ सीवेज इंटू डिस्चार्ज ऑफ सीवेज, डिस्चार्ज ऑफ रिवर प्लस डिस्चार्ज ऑफ सीवेज। तो मिक्सचर का टेम्परेचर कितना हो जाएगा? टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर भैया, रिवर का टेम्परेचर कितना था? रिवर का टेम्परेचर था 15, रिवर का डिस्चार्ज था 25, नाले का टेम्परेचर था 25 और नाले का डिस्चार्ज था, सीवेज का डिस्चार्ज था 3, 25 प्लस 3,
तो टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर कितना हो गया, टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर कितना हो गया, लेट्स फाइंड दैट आउट. दिस इज कमिंग आउट टू बी 15 इंटू 25 प्लस 75 डिवाइड बाई 28, 16 डिग्री सेल्सियस, 16.07 आ रहा है. तुम वहां पे और ज्यादा, वहां 3 डेसिमल तक लेना. अभी मैं 16 ले लेता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है. तुम वहां 3 डेसिमल तक लेना. ठीक है, तो ये हो गया 16 डिग्री सेल्सियस दोस्तों. ठीक है भैया, मिक्सचर का टेम्परेचर मिल गया. अब हो क्या रहा है समझने का कोशिश करिएगा बड़े गौर से. आपको देखिएगा यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्वेश्चन में बेसिकली वो मांग क्या रहा है और हो क्या रहा है. एक नदी थी दोस्तों, ऐसे करके नदी थी. इस नदी में नाला आकर मिल गया, इस नदी में नाला आकर मिला है. ठीक है, नदी का डिस्चार्ज आपको दिया हुआ था, नदी का अल्टीमेट बीओडी दिया हुआ था. ठीक है, नदी का टेम्परेचर दिया हुआ था. इसमें एक नाला आकर मिलने वाला है दोस्तों. एक नाला आकर मिला है कुछ इस प्रकार. ये देखो, ये नाला आकर मिला देते हैं. ठीक है, ये नाला आकर मिला है. ठीक है, नदी ज़्यादा विशाल थी, उसका डिस्चार्ज 25 था, और नाला कंपैरेटिवली छोटा था, उसका डिस्चार्ज कम था. ठीक है, नदी का डिस्चार्ज था 25, नदी का अल्टीमेट बीओडी था, नदी का अल्टीमेट बीओडी था एल नॉट था नदी का. कितना था एल नॉट नदी का? 30. और टेम्परेचर था रिवर का 15. ठीक है, टेम्परेचर था रिवर का 15 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, पहले. और नाले का कैरेक्टरिस्टिक क्या था? नाले का सीवेज का डिस्चार्ज था 3, अल्टीमेट बीओडी था 800, और टेम्परेचर था 25. टेम्परेचर था 25. क्लियर है मेरा बात? जब ये दोनों मिक्स हो गए, यहां पे क्या बन गया दोस्तों? ये मिक्सिंग पॉइंट है, यहां पर मिक्स हो गए, तो ये आपका मिक्सचर है. मिक्सचर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? मिक्सचर का डिस्चार्ज कितना हो गया? 25 प्लस 3 28. ये किसका डिस्चार्ज है? मिक्सचर का. अब नदी का भी अस्तित्व खत्म, नाले का भी अस्तित्व खत्म. अब सिर्फ एक ही बात है, वो क्या है? मिक्सचर. अल्टीमेट बीओडी मिक्सचर का कितना निकल कर आया? 112.5. 112.5. टेम्परेचर कितना आया मिक्सचर का? वो निकल कर आया 16 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो अब ना जो भी बात होगी, नदी और नाले दोनों का दोनों का अस्तित्व खत्म हो गया. अब सिर्फ मिक्सचर बचा है. अब क्या बचा है? मिक्सचर. मिक्सचर का 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, इस पॉइंट पर बीओडी कंजम्पशन कितना होगा, है ना? बीओडी एग्जॉस्टेड मतलब बीओडी कंज्यूम्ड, वाईटी कितना होगा 30 किलोमीटर नीचे. तो यहां पर वाईटी कितना होगा, ये क्वेश्चन है. तो टाइम पहले निकालना पड़ेगा बाबा. 30 किलोमीटर चलने में कुछ समय लगेगा. कौन सा फॉर्मूला है जिसमें किलोमीटर भी आता है, टाइम भी आता है और टाइम निकलता है? वो फॉर्मूला है वेलोसिटी का. वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो टाइम क्या होता है? डिस्टेंस बाय वेलोसिटी. तो अगर अपन को वाईटी चाहिए तो टाइम पता करना पड़ेगा. डिस्टेंस तो पता है 30 किलोमीटर, वेलोसिटी जरूर से नहीं पता. वेलोसिटी निकाली जाए बाबा. किस फॉर्मूले में वेलोसिटी आती है? एरिया इनटू वेलोसिटी गिव्स डिस्चार्ज. वेलोसिटी क्या होता है? डिस्चार्ज बाय एरिया. बाबा मिक्सचर का डिस्चार्ज है, मिक्सचर का डिस्चार्ज है 28 मीटर क्यूब पर सेकेंड. और आपको एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना दिया हुआ है? 60 मीटर स्क्वायर. नदी का क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये मानते हुए कि नाले के मिलने से एरिया में नेग्लिजिबल चेंज आएगा. क्लियर है मेरा बात? कितना? 60 मीटर स्क्वायर. तो वेलोसिटी कितनी हो गई? वेलोसिटी कितनी हो गई? 28/60. व्हाट इज दैट? 0.467 मीटर पर सेकेंड. 0.467 मीटर पर सेकेंड, ये आ गई वेलोसिटी. ठीक है भाई. अब टाइम निकालना था, वो होता है डिस्टेंस बाय वेलोसिटी. डिस्टेंस 30 किलोमीटर चले, मीटर में कन्वर्ट कर दिया. किस रफ्तार से चले हैं? 0.467 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से चले. तो टाइम कितना आता है दोस्तों? टाइम निकालो फटाफट. 30 इंटू 1000 डिवाइड बाई 0.467. ये जो भी आया 64,239.83, ये सेकंड्स में आया है बाबा. टाइम तो अपन को डेज में चाहिए होगा ना, टाइम तो डेज में चाहिए होगा. तो सेकंड्स को डेज में कन्वर्ट करोगे, एक दिन में 24 घंटे होते,
हर घंटे में 3600 सेकेंड्स होते हैं, तो डिवाइड बाई 24 डिवाइड बाई 3600, तो ये आ रहा है 0.74 डेज। कितना दिन लगेगा? 0.74 डेज लगेंगे, 0.7435 डेज लगेंगे। एक दिन से भी कम लगेगा नदी को 30 किलोमीटर चल। क्यों? रफ्तार खतरनाक है ना बाबा, रफ्तार काफी अच्छी है, इंसान के चलने की स्पीड है 0.467 मीटर पर सेकेंड छोटे की, ठीक है, छोटे बच्चों की। चलिए अब तो टाइम पता चल गया, वाई टी निकालना है। वाई टी क्या होता है? एल नॉट 1 माइनस ई रेस टू माइनस के टी, 1 माइनस ई रेस टू माइनस के टी। टाइम पता है, क्या के दिया है कुछ, एल नॉट पता चल गया है मिक्सचर का, मिक्सचर का एल नॉट पता है दोस्तों। क्या के पता है अपन को? नहीं, अपन को मिक्सचर का के नहीं पता, मिक्सचर का के नहीं पता अपन को। 20 डिग्री सेल्सियस का के मिक्सचर का नहीं, के रेट कांस्टेंट ना नदी का होता है, ना नाले का होता है, ना मिक्सचर का होता है। रेट कांस्टेंट टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। अलग अलग टेम्परेचर पे बैक्टीरिया का जो डिकम्पोजिशन का एक्टिविटी है उस पे के डिपेंड करता है। गर्मी में के ज्यादा होता है, खाना जल्दी सड़ता है। ठंड में के कम होता है, खाना धीरे धीरे सड़ता है। ठीक है, तो अपन को 20 का के तो दिया हुआ है क्वेश्चन में। कितना दिया? 20 डिग्री सेल्सियस का के 0.23 पर डे। अपन को पर के किस टेम्परेचर पे चाहिए? 16 डिग्री सेल्सियस पे चाहिए। क्यों? मिक्सचर 16 डिग्री सेल्सियस पे है ना, तो के भी 16 का चाहिए। अच्छा, के इक्वल्स टी डिग्री सेल्सियस, के एट 20 डिग्री सेल्सियस 1.047 टी डिग्री सेल्सियस माइनस 20 डिग्री सेल्सियस। कौन सी इक्वेशन है ये? कौन सी है? दिस इज वेंट हॉफ अर्हीनियस इक्वेशन, दिस इज वेंट हॉफ अर्हीनियस इक्वेशन। किसी और तापमान का के तुमको चाहिए, अगर 20 का ज्ञात हो टेम्परेचर कॉफिशिएंट, अगर नहीं दिया है तो यू हैव टू कंसीडर 1.047, तो आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। 16 डिग्री सेल्सियस का के 20 का 0.23 था, 1.047, 16 माइनस 20, 16 माइनस 20 मतलब -4, तो 16 डिग्री सेल्सियस का के दोस्तों निकालो। कैलकुलेशन अगेन मैं बोलूंगा कि करो यार खुद से, क्योंकि ना थोड़ा मेरे को तकलीफ जा रही है। 1.047 रेज टू -4 इंटू 0.23, दिस इज 0.1914, 0.1914, ठीक है, पर डे। ठीक है, तो के मिल गया अपन को 16 डिग्री सेल्सियस का। तो वाई टी चाहिए, कितने टाइम बाद चाहिए? 0.7435 डेज बाद चाहिए। किस तापमान पे? 16 के तापमान पे। ठीक है, तो अल्टीमेट बीओडी कितना था मिक्सचर का? 112.5। रेट कांस्टेंट अपन को पता चल गया 0.1914। टाइम कितने दिन बाद निकालना है आपको? 0.7435 डेज बाद निकालना है। इसको सॉल्व करोगे यू विल हैव योर आंसर फॉर वाई टी। कितना आता है भैया? निकालिए फटाफट, है ना। ई रेस टू माइनस ऑफ 0.1914 इंटू 0.7435, 1 माइनस 0.8637, 1 माइनस 0.8673 into 112.5 into 112.5, this is coming out to be 14.93 मिलीग्राम पर लीटर, 14.93 मिलीग्राम पर लीटर। एक बार जरूर से वापस से चेक करिएगा, मैं भी कर लेता हूँ फटाफट। 0.1914 इंटू 0.7435 माइनस 1 इंटू 112.5। ठीक है भैया, सही है आंसर एकदम। चलिए गाड़ी बढ़ाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मूविंग ऑन, लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बनाना है दोस्तों, है ना। मैंने आपको क्या बोला? 3 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? सेडिमेंटेशन, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड और हार्डनेस, है ना। इसमें आपको इस क्वेश्चन में क्या निकालना है? टोटल हार्डनेस निकालनी है दोस्तों। क्वेश्चन को अच्छे से देखिए एंड ट्राई टू वर्क आउट द आंसर। ठीक है, तीनों क्वेश्चन
बड़े मजेदार है। आपको पहले क्या लगेगा कि तीनों बन रहे, पर तीनों में कुछ ना कुछ आप गड़बड़ कर रहे होंगे। ठीक है, ये पेपर इनफैक्ट ना, अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं, थोड़ा सा ही सही, थोड़ा सा टफ है, बहुत ज्यादा सिंपल नहीं है, थोड़ा सा टफ है। अगर आपको बहुत थोड़ा सा यार, मतलब एक पॉइंट आप हर में मिस कर रहे होंगे। ठीक है, तो अगर ना भी बने ना, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अगर आप सोच भी पा रहे हैं कि करना क्या है, भले आंसर गलत आ रहा है, चलेगा चलेगा, आज गलत होने दो, कल सही होगा। क्लियर है, बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना। चलिए गाड़ी बढ़ाते हैं आगे। इनफैक्ट मैंने ये बनाया ही है कि क्या गलती ना हो उस पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है, हल्का सा टफ बनाया है, और ये आ भी सकते हैं। ठीक है, आएंगे ना, इन टॉपिक्स पे ही आएंगे, ऐसे ही आएंगे, एक चीज हटा के आएंगे, एक चीज हल्की करके। जैसे पिछले क्वेश्चन में ना, वो टेम्परेचर चेंज करने वाला गड़बड़ नहीं करेगा। इस बार टेम्परेचर अलग हो गया, कई लोग ना 20 का के लगा के आंसर निकाल दिए होंगे, गड़बड़ हो गया होगा। इस वाले में भी एक ऐसी चीज है जो अभी नहीं, आप बना लीजिए फिर मैं बताता हूं। यार टोटल हार्डनेस है CaCO3 का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल हार्डनेस as CaCO3, because water is a buffer solution of natural buffer solution of calcium carbonate। वो होता है Ca2 प्लस इंटू 50/20, है ना, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम। मैग्नीशियम 2 प्लस इंटू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, तो कैल्शियम लिया अगर आपने 60 इंटू 50/20, मैग्नीशियम लिया आपने 40 इंटू 50/12, है ना। ये सारे फॉर्मूले अपन ने क्लास में डिराइव किए थे, वापस वो बातें अभी नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम बहुत पास आ गया दोस्तों। तो कितना आता है भैया आंसर? प्लस 2000 डिवाइड बाई 16। तो किसका आंसर आया? 275 टोटल हार्डनेस का। हाथ उठाइएगा वहीं बैठे बैठे। आपका आंसर मेरे दोस्त गलत था। क्या था? गलत था। क्यों गलत था बाबा? हार्डनेस किसकी वजह से होती है? हार्डनेस अकर्स ड्यू सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम, मेनली हार्डनेस कैल्शियम मैग्नीशियम की वजह से होती है, डेट आई एग्री। बट हार्डनेस अकर्स ड्यू टू मल्टीवेलेंट केटायंस ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, स्ट्रॉन्टियम, मैग्नीस। आमतौर में पानी में आयरन, एल्यूमिनियम, स्ट्रॉन्टियम, मैग्नीस मौजूद नहीं होते, तो इनके कारण नेग्लिजिबल हार्डनेस होती है। पर जब पानी में है तो ये हार्डनेस तो क्रिएट करेगा ना बाबा। तो आज और क्या आएगा? Al3 प्लस कैल्शियम कार्बोनेट का ग्राम इक्विवेलेंट 100/2, कैल्शियम कार्बोनेट का मोलिकुलर मास, कैल्शियम कार्बोनेट की वैलेंसी, अपॉन एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास 27, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, एल्यूमिनियम का ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास बाय वैलेंसी, एटॉमिक मास बाय वैलेंसी। तो बाबा ये और क्या आना था इसमें? एल्यूमिनियम का कॉन्सेंट्रेशन 10 दिया है, इंटू 50/9 और आना था फॉर्मूले में। तो प्लस करना इसमें रह गया आपसे क्या? 500/9, 500/9 और जुड़ेगा। तो आंसर आता है दोस्तों, फाइनल आंसर अगर मैं आपको बताऊं, 330.555। अरे भाई चलो, दिस इज कमिंग आउट टू बी गाइस 330.555। कई लोगों से ये बात रह गई थी, है ना, एल्यूमिनियम लेना भूल गए थे। ठीक है, और जिनने एल्यूमिनियम लिया था वो मंद मंद मुस्कुरा रहे, बड़े खुश हो रहे। रुको, तुम्हारा नंबर भी आ रहा है, देखते जाओ। ठीक है, अब निकालते हैं अल्कैलिनिटी SCaCO3। लेट्स फाइंड आउट अल्कैलिनिटी SCaCO3। क्या फॉर्मूला होता है अल्कैलिनिटी का? कार्बोनेट इंटू 50/30, बाइकार्बोनेट इंटू 50/61 प्लस हाइड्रोक्सिल इंटू 50/17। यह अल्कैलिनिटी का फॉर्मूला होता है। यह अल्कैलिनिटी का फॉर्मूला होता है, आप सबको पता है। बाबा कार्बोनेट दिया है पानी में, कार्बोनेट कितना दिया है? कार्बोनेट है 50। बाइकार्बोनेट कितना दिया है पानी में? बाइकार्बोनेट 70 दिया है। हाइड्रोक्सिल कितना दिया है पानी में?
हाइड्रोक्सिल तो दिया ही नहीं है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, तो हाइड्रोक्सिल ले लिया 0। तो जिसने ये किया है ना अल्कैलिनिटी निकालने के लिए, उनका गलत हो गया, उनका गलत हो गया। ठीक है, लिंक डेटा क्वेश्चन था 4 नंबर का, पहले 2 तो मिल गए नो डाउट, जिनने एल्यूमिनियम लिया था उनको उनको तो मिल गए नो डाउट, पर दूसरा गलत हो गया। क्यों? आपने जहां सोचा हाइड्रोक्सिल 0 है, आपने गलत सोचा। पानी में हाइड्रोक्सिल का कॉन्सेंट्रेशन कब कम होता है? जब पानी का पीएच दोस्तों 11 से कम हो, प्रेफरेबली 10 से कम हो, तो अल्कैलिनिटी ना के बराबर, हाइड्रोक्सिल ना के बराबर होती है। आज पीएच कितना है? 12। आज पीएच कितना है? 12। तो यहां देखिएगा पीएच है 12, तो पीओएच कितना हो जाएगा? पीएच स्केल 14 की होती है, 14 माइनस 12 2। तो बाबा पीओएच जो कि होता है नेगेटिव लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयंस, वो है 2। तो OH नेगेटिव आयंस का कॉन्सेंट्रेशन कितना? 10⁻⁻²। क्या? मोल्स पर लीटर। मोल्स पर लीटर है ना। मोल्स क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास अगर एलिमेंट है तो, मॉलिक्यूलर मास अगर कंपाउंड है तो। ठीक है, तो बाबा एक मोल का, बड़े गौर से मेरी एक बात को सुनिएगा, एक मोल का कोई भी सब्सटेंस अपना एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है ना। तो बाबा एक मोल का हाइड्रोक्सिल कितना होता है? हाइड्रोक्सिल को देखें अगर अपन, OH को देखें, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1 17। एक मोल का हाइड्रोक्सिल 17 ग्राम का होता है। 2 मोल का हाइड्रोक्सिल कितना होता है? 2 इंटू 17 ग्राम का होता है। बाबा इतने मोल का हाइड्रोक्सिल है, इतने मोल का हाइड्रोक्सिल, तो इतना इंटू 17 ग्राम का होगा ना, इतना इंटू 17 ग्राम का हो जाएगा। क्लियर है मेरा बात? ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करते, बड़ा मजा आएगा। तो हाइड्रोक्सिल का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया? 170 मिलीग्राम पर लीटर। तो जिनने सोचा कि हाइड्रोक्सिल तो है ही नहीं पानी में, हाइड्रोक्सिल तो 0 है, उनको हो गई गलती। क्यों गलती हो गई? क्योंकि हाइड्रोक्सिल असली हीरो अल्कैलिनिटी में तो आज हाइड्रोक्सिल बनकर आने वाला है। कैसे? प्लस 170/17 इंटू 550। बाबा 500 तो इतने में आ जाएगा, 500 तो सिर्फ इतने में हो जाएगा। क्लियर है? तो असली हीरो तो हाइड्रोक्सिल निकल कर आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, टोटल करते हैं भाई, आप भी करिए प्लीज। 2500/3 है ना, प्लस कितना? 3500/61 प्लस 500, ये होता है 1390। दिस इज कमिंग आउट टू बी 1390.7 मिलीग्राम पर लीटर, 0.7 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है भाई, बढ़ जाए आगे। बाइकार्बोनेट 70 था। ठीक है भाई, 50 इंटू 50/30, लेट मी चेक द कैलकुलेशन वंस मोर। 2500/30 प्लस 3500/61 प्लस 500, 640.7 है दोस्तों, 640.7 है ना। आप कभी भी कोई गलती करो ना, आपको इतना मतलब एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आप उसको पकड़ पाओ कि बाबा कुछ तो गलत है ना, इतना प्रैक्टिस होना चाहिए। तो बाबा टोटल हार्डनेस हो गई इतनी और अल्कैलिनिटी हो गई इतनी, है ना। देखिएगा टोटल हार्डनेस हो गई 330.555 मिलीग्राम पर लीटर, और अल्कैलिनिटी हो गई कितनी है? अल्कैलिनिटी 640.71 मिलीग्राम पर लीटर। अब आप सबको पता होगा कि कार्बोनेट हार्डनेस बराबर होता है या तो टोटल हार्डनेस के या तो अल्कैलिनिटी के, दोनों में जो भी छोटा हो, विच एवर इज स्मॉलर, दोनों में जो भी छोटा होता है उसके बराबर होता है। क्लियर है मेरा बात? तो कार्बोनेट हार्डनेस किसके बराबर होगा? दोनों में छोटा कौन है आज? दोनों में टोटल हार्डनेस स्मॉलर है, टोटल हार्डनेस क्योंकि वो छोटा है। कितना? 330.555 मिलीग्राम पर लीटर।
तो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस कितना होगा भैया? टोटल हार्डनेस मिलकर बना होता है कार्बोनेट हार्डनेस प्लस नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, दोनों से मिलकर बना होता है। अब टोटल भी 330.55 है, कार्बोनेट भी 330.55 है, तो जाहिर सी बात है ना, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस तो शून्य होगा। जब कार्बोनेट टोटल के बराबर हो गया तो नॉन कार्बोनेट तो शून्य ही होगा। तो दूसरे का आंसर क्या है? शून्य। ये पहला आंसर आपका और वो दूसरा आंसर। क्लियर है मेरा बात? आई होप क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। इनफैक्ट आप क्या करिएगा, मेरे को डीएम करिएगा, इन्वायरमेंटल का, स्ट्रक्चरल एनालिसिस का, ये दोनों का मैं आपको शॉर्ट नोट्स, समराइज नोट्स जो बनाया है विथ सम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, वो मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, मेरे को डीएम कर दीजिएगा, मैं आपको भेज दूंगा। चलिए गाड़ी बढ़ाते हैं आगे। अब हाँ जी, ये क्वेश्चन है, ये भी, ये डिसइंफेक्शन का क्वेश्चन है। मैंने इन्वायरमेंट में पहले लेवल का, जिनसे आना तो तय है, वो कौन से टॉपिक बताया आपको? सेडिमेंटेशन बताया, देन बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बताया और हार्डनेस बताया, वो तो तय है ना। इन्वायरमेंटल मेरा अनुमान है 11 से 13 नंबर का आएगा, तो 6 नंबर तो अलग हटा दिए अपन ने, अभी भी 6 नंबर बाकी है। तो वो 6 नंबर के टॉपिक्स, बचे हुए 6 नंबर, या तो फिल्ट्रेशन से आएगा या तो डिसइंफेक्शन। फिल्ट्रेशन या डिसइंफेक्शन दोनों का एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट तय है। क्लियर है मेरा बात? चलिए, तो एक क्वेश्चन है ये डिसइंफेक्शन का। ठीक है भाई, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, है ना। मैं पहले ही बता रहा हूं, डिमोटिवेट नहीं होना। पेपर थोड़ा मैंने टफ बनाया है, थोड़ा सा, पर क्या ये क्वेश्चन नहीं आ सकते? ये क्वेश्चन तो 100% आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, एनपीटीईएल की वेबसाइट में इसी साल डला है। ठीक है, तो और ज़्यादा चांस हो जाते हैं इसके आने के। ठीक है, 18 में भी इसका छोटा भाई आया था, छोटा भाई आया था। ठीक है, पर ये बहुत मज़ेदार है, किसी को नहीं बनता है, ये बिल्कुल आ सकता है, देखिएगा, है ना। अब फटाक से देखते हैं। 7 मिलीग्राम पर लीटर के कॉन्सेंट्रेशन से 98% बैक्टीरिया मरते हैं 20 मिनट में। 7 मिलीग्राम पर लीटर के कॉन्सेंट्रेशन से 98% बैक्टीरिया मरते हैं 20 मिनट में, तो क्लोरीन का क्या कॉन्सेंट्रेशन लगेगा 90% बैक्टीरिया को मारने में 10 मिनट में? ठीक है, चलिए भाई समझते। तो आप में से किसी ने लगाया होगा वॉटसन्स लॉ, वॉटसन्स लॉ लगाया किसी ने। ठीक है, C1T1 बराबर C2T2 लगाया, बोला कि C1 7 मिलीग्राम पर लीटर, 7 मिलीग्राम से 20 मिनट में मरते हैं, तो कितने मिलीग्राम क्लोरीन से 10 मिनट में मरेंगे? तो C2 कौन था जिसने 14 मिलीग्राम पर लीटर निकाला? कौन था जिसने C2 14 मिलीग्राम पर लीटर निकाला? बिल्कुल गलत निकाला। क्यों? वॉटसन लॉ इज एप्लीकेबल फॉर सेम डिग्री ऑफ डिसइंफेक्शन, एप्लीकेबल फॉर सेम डिग्री ऑफ डिसइंफेक्शन। दोनों जगह डिसइंफेक्शन का, डिसइंफेक्शन की डिग्री सेम होगी, सेम डिग्री ऑफ डिसइंफेक्शन। ठीक है, डिग्री बोले तो परसेंटेज बैक्टीरिया किलिंग। क्लियर है मेरा बात? मतलब देखो, क्वेश्चन में यहां पे 98% डिसइंफेक्शन है, निकालना 90 का है ना, ये तो तुम 98% डिसइंफेक्शन का अगर 98% ही करना होता, 10 मिनट में करना होता, तो जरूर 14 मिलीग्राम डाले होते। अच्छा, यहां से ना दिमाग, चलो जिसने इतना भी कर दिया ना, वो कम से कम 2 ऑप्शन निकाल देगा पेपर में से, 4 में से ना 2 ऑप्शन खत्म कर देगा। क्यों बाबा? 98%, 7 मिलीग्राम से 20 मिनट में 98% बैक्टीरिया हमारे से 10 मिनट में मारने हैं तो 14 मिलीग्राम लगेंगे। पर तुमको 98 नहीं ना मारने, क्वेश्चन में 90% मारने, 98 से कम मारने, तो 14 मिलीग्राम से ज्यादा क्लोरीन लगेगा कि कम क्लोरीन लगेगा? हाँ भाई, 98% मारने में 14 मिलीग्राम लगता है, 90% मारना है 14 से तो कम ही लगेगा, है ना। 14 से तो कम ही लगेगा, ये बात समझ आई। देखा यार, 2 ऑप्शन तो 14 के ऊपर है, एक 14 है, एक 14 के ऊपर है ना। जो प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं रखता ना, वो खुशी में 14 टिक कर देता, ऑप्शन में दिखता तुरंत टिक किया 14, खुश, है ना, लगा 2 नंबर, वाह। वो 3 दिन बाद पता चलता है ऐसे बहुत सारे 2 नंबर थे जिनमें अभी -0.67 आ गया है। क्लियर है मेरा बात? तो आप 2 ऑप्शन पर जरूर एलिमिनेट कर सकते हो इसी डेटा से।
कि 14 तो आंसर नहीं है, 14 के ऊपर का भी आंसर नहीं है। एक दिख रहा है 3 मिलीग्राम पर लीटर, वो तो बहुत छोटा है। तो बिना सॉल्व किए ना 11, 10, 11.5 इसके आसपास वाला आंसर टिक करना, आगे बढ़ जाना, ठीक है, कायदे से। अगर नहीं आता है पूरा सॉल्व करना तो भी थोड़ा कॉमन सेंस के साथ। मैं कभी भी गेट का पेपर देने जाता था, मैं +10 से +15 कॉमन सेंस के बेसिस पर लेकर आता था। पढ़ा भी नहीं था, इरिगेशन बिल्कुल नहीं आता था, फिर भी लेके आ जाता था, है ना। स्टील में भी, स्टील हालांकि पहले फिर भी आता था, अब नहीं आता था, तो फिर भी मैं लेके आ सकता हूँ। क्लियर है मेरा बात? चलिए अब क्या करना है, लेट्स सी टू दैट। पहली बात, अगर डिग्री ऑफ डिसइंफेक्शन इस बार सेम नहीं था ना, तो पहले डिग्री ऑफ डिसइंफेक्शन सेम करते हैं। कैसे करेंगे बाबा? 98% बैक्टीरिया किल किए थे। किस क्लोरीन डोज से? 20 7 मिलीग्राम पर लीटर से, 7 मिलीग्राम पर लीटर से, 7 मिलीग्राम पर लीटर से। कितने समय में? समय लिया था 20 मिनट। बाबा 98% मारे थे, तो रिमेनिंग कितने थे? 2%। 98 तुमने मार दिए, बैक्टीरिया किल कर दिए, डीएक्टिवेट कर दिए, तो रिमेनिंग 2 होंगे। अब लगाएंगे चिक्स लॉ। चिक्स लॉ लगाते हैं। चिक्स लॉ क्या होता है? किसी भी टाइम पे कितने बैक्टीरिया रिमेनिंग होंगे वो डिपेंड करेगा इनिशियली कितने बैक्टीरिया थे, और किस रेट से, किस डिके कांस्टेंट से, किस रेट कांस्टेंट से वो मर रहे हैं, कितना टाइम बीत चुका है, किस दर से आप बैक्टीरिया मार रहे हैं, कितना समय बीत गया है। जितना समय बीतेगा उतने मारते जाओगे। तो किसी भी वक्त कितने बाकी है वो डिपेंड करेगा स्टार्टिंग में कितने थे इनिशियली, किस रेट से तुम बैक्टीरिया को मार रहे हो, कितना क्लोरीन डाला, कितना समय दिया है मारने के लिए। चलिए भाई, 2 बाकी है 100 में से, 2% बाकी है 100% में से। के नहीं पता, ये के किसके करस्पॉन्डिंग है? 7 मिलीग्राम पर लीटर के क्लोरीन डोज के करस्पॉन्डिंग। हाँ, समय कितना व्यतीत हो गया है? समय बीत चुका है 20 मिनट का। तो बाबा इससे पहले तो के निकाला जाए, है ना भाई। तो के कितना हो जाएगा? पहले यहाँ पे 0.02 कर देंगे, e⁻⁻20 के। दोनों साइड नेचुरल लॉग ले लेंगे, नेचुरल लॉग ले लेंगे। तो लॉग की प्रॉपर्टी होती है जो भी पावर में होता है कूद कर सामने आ जाता है ना भाई। तो -20 के कूद कर सामने आ जाएगा। बचा क्या? लॉग ई बेसी। लॉग ई बेसी कितना होता है? 1। लॉग 7 बेस 7 1, लॉग 10 बेस 10 1, लॉग 2 करोड़ बेस 2 करोड़ 1। बेस वैल्यू सेम आ जाती है तो 1 हो जाता है। तो भैया नेचुरल लॉग क्या लेने का है? 0.02। नेचुरल लॉग 0.02 डिवाइड बाई -20। सो के इज कमिंग आउट टू बी, ठीक है, के कितना आ रहा है? के इज कमिंग आउट टू बी -0.1956, माइनस, सॉरी माइनस नहीं, 0.1956 पर मिनट। ये के आया। ये के किसके करस्पॉन्डिंग है? ये के 7 मिलीग्राम पर लीटर के करस्पॉन्डिंग है। अब इसी 7 मिलीग्राम के क्लोरीन से अगर मेरे को विथ क्लोरीन ऑफ 7 milligram per liter, now I am thinking to achieve 90% बैक्टीरिया किलिंग। अगर 90% बैक्टीरिया मारने का है इस क्लोरीन से, मतलब 10% बच जाएंगे, तो कितना वक्त लगेगा मैं वो निकालना चाहता हूं, कितना टाइम लगेगा मैं वो निकालना चाहता हूं। फिर से चिक्स लॉ लगाया। इस बार 10 बाकी है 100 में से। 7 मिलीग्राम से मार रहे हैं तो के तो बाबा यही है 0.1956। 7 मिलीग्राम के करस्पॉन्डिंग के 0.1956। कितना समय लगता है 90% मारने में? 98% मारने में 20 मिनट लगा था, 90% मारने में 20 मिनट से तो कम ही आना चाहिए, है ना। तो इसको आप सॉल्व करोगे, यू विल हैव द वैल्यू ऑफ टाइम। लेट मी फाइंड आउट। लॉग 0.1 है ना भैया, लॉग 0.1 डिवाइड बाई -0.1956, -0.1956। This is coming out to be 11.77 minutes, 77 minutes।
क्लियर है मेरा बात? मतलब 11.77 मिनट लग रहे होंगे 90% मारने में, 20 मिनट से कम, है ना? लेट मी चेक इट वंस मोर, लॉग 0.1 डिवाइडेड बाई -0.1956, करेक्ट। ठीक है भाई। अब मैं लिख रहा हूं C1T1 इक्वल C2T2। लेफ्ट में भी 90% मारना है, राइट में भी 90% मारना है। लेफ्ट में जब आप 7 मिलीग्राम का क्लोरीन इस्तेमाल करते हैं तो 11.77 मिनट में 90% बैक्टीरिया मरता है। तो कितना क्लोरीन लगेगा 90% बैक्टीरिया मारने में, जब समय आप दे रहे हैं 10 मिनट? तो C2 कितना आ गया 90% किलिंग के लिए क्लोरीन, इंटू 7 डिवाइड बाई 10। दिस इज कमिंग आउट टू बी 8.24 मिनट्स गाइस। ठीक है, 8.24 मिलीग्राम पर लीटर क्लोरीन कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर है मेरा बात? है ना? 7 लगता था, 7 मिलीग्राम पर लीटर लगता था, 7 मिलीग्राम पर लीटर लगता था 98% बैक्टीरिया मारने में। ठीक है, 98% बैक्टीरिया मारने में 7 मिलीग्राम लगता था 20 मिनट में। तो कितना क्लोरीन लग रहा है 90% बैक्टीरिया मारने में 10 मिनट में? क्लियर है मेरा बात? ठीक है, चलिए गाड़ी बढ़ाते हैं आगे। लेट्स मूव ऑन एंड डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 14 से कम होना था क्लोरीन का कॉन्सेंट्रेशन, 14 से कम आ भी रहा है। ठीक है भाई, चलिए गाड़ी बढ़ाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, इस क्वेश्चन को बनाना है, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी निकालने का है ना? बार बार आप पॉज करिएगा, आंसर निकालिएगा। चलिए मैं बताता हूं बाबा। रिजिड जॉइंटेड स्ट्रक्चर है, बिल्डिंग फ्रेम है। बिल्डिंग फ्रेम में स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी का क्या फॉर्मूला होता है रिजिड जॉइंटेड स्ट्रक्चर का? 6m + r - 6j, है ना? m के सामने ये जो 6 है, m के सामने जो ये 6 दिखता है, ये 6 क्या होता है? कितने इंटरनल फोर्स होते हैं 3D में एक मेंबर में? किसी भी मेंबर में 2 बेंडिंग मूवमेंट होता है 3D में, 2 शेयर फोर्स आ सकता है, एक एक्सियल फोर्स आ सकता है और एक टॉर्क आ सकता है। इसलिए m के सामने 6 होता है। जॉइंट पे 6 इक्विलिब्रियम इक्वेशन हो सकती है, समेशन fx, समेशन fy, समेशन fz, समेशन mx, समेशन my, समेशन mz। ठीक है, हर जॉइंट पे 6 इक्विलिब्रियम इक्वेशन होती है। आर क्या होते हैं? सपोर्ट रिएक्शंस, है ना? फिक्स सपोर्ट, फिक्स्ड का 3D का बात करें तो फिक्स्ड में कितना रिएक्शन होता है? 6। वर्टिकल रिएक्शन सॉरी 6 रिएक्शन कंपोनेंट्स होते हैं। रिएक्शन इन एक्स, रिएक्शन इन वाई, रिएक्शन इन जेड। रेजिस्टिंग मूवमेंट अलोंग एक्स, रेजिस्टिंग मूवमेंट अलोंग वाई, रेजिस्टिंग टॉर्क अलोंग जेड। क्लियर है मेरा बात? ठीक है। हिंज पे कितने होते हैं? वैसे ही हिंज पे टॉप पे पिन आ गया, पिन पर मूवमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें ये 6 क्या क्या थे फटाफट बता दूं? आर एक्स, आर वाई, आर जेड, एम एक्स, एम वाई, एम जेड। हिंज पे टॉप पे पिन है, मूवमेंट नहीं आता हिंज पे, पिन कभी भी हो मूवमेंट नहीं आ सकता, तो आर एक्स, आर वाई, आर जेड। वन वे रोलर, एक डायरेक्शन में रोलर है, बस एक डायरेक्शन में, है ना? वन वे रोलर है तो बाबा एक्स में तो मूव कर जाएगा, तो सिर्फ 2 होंगे। क्या क्या? वाई में रिएक्शन, जेड में रिएक्शन, टॉप पे पिन है, मूवमेंट नहीं आ सकता। वन वे गाइडेड रोलर है अगर, है ना, तो पिन तो है नहीं तो मूवमेंट तो आएगा, पिन तो है नहीं तो मूवमेंट तो तीनों आ जाएंगे क्योंकि टॉप पे पिन नहीं है। एक्स में चक्का रोल हो जाएगा, रिएक्शन नहीं लगा पाएगा, वाई में लगा देगा और जेड में लगा देगा, तो गाइडेड रोलर में 5 होते हैं। निकाली जाए भैया 6m + r - 6j माइनस एडिशनल इक्विलिब्रियम इक्वेशन ड्यू दिस इंटरनल हिंज एंड दिस इंटरनल हिंज। एक इंटरनल हिंज में, एक इंटरनल हिंज पे एडिशनल इक्वेशंस मिलती है, एडिशनल इक्वेशंस मिलती है किसके टर्म में? मूवमेंट के टर्म में। 2D में कितनी इक्वेशन मिलती है? m - 1 इक्वेशंस मिलती है। m इज नंबर ऑफ मेंबर्स कनेक्टेड टू द हिंज। 3D में कितनी इक्वेशन मिलती है? 3 टाइम्स ऑफ m - 1 मिलती है।
एडिशनल, है ना। एम क्या होता है, नंबर ऑफ मेंबर्स कनेक्टेड टू हिंज, कितने मेंबर्स हिंज से कनेक्टेड है, कनेक्टेड टू हिंज, ठीक है। तो बाबा इस हिंज पे दो मेंबर कनेक्टेड, तो 3 ऑफ 2 - 1 मतलब 3 एडिशनल इक्विलिब्रियम इक्वेशन मिली इस हिंज पे। इस हिंज पे कितने मेंबर्स कनेक्टेड है, 1 2 3, ठीक है। तो इस पे 3 ऑफ 3 - 1, 6 एडिशनल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस मिली। क्लियर है मेरा बात। तो 3 इक्वेशन यहां मिली, 6 यहां मिली। एडिशनल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस माइनस होती है क्योंकि स्टैटिक इंडिटरमिनेसी क्या होती है, अननोन एक्शंस माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। इक्विलिब्रियम इक्वेशंस व्हाटसोएवर ऑब्टेन्ड इज ऑलवेज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर ऑफ अननोन एक्शंस। क्लियर है मेरा बात। चलिए अब मेंबर्स, लेट्स काउंट द मेंबर्स। मेंबर्स आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वी गॉट 9 मेंबर्स। सपोर्ट रिएक्शंस फिक्स पे 6, फिक्स पर 6 रिएक्शन होता है, हिंज पर 3 होता है, हिंज पर 3 होता है, इस फिक्स पर 6 रिएक्शन होता है, ठीक है। तो वी गॉट 18, है ना, 6 12 18 रिएक्शन कंपोनेंट्स। जॉइंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है भैया, -9। तो बाबा ये और ये तो कट गया, आंसर कितना आ गया 9। सो आंसर इज 9, ऑप्शन सी, 9 इज योर आंसर। क्लियर है मेरा बात। चलिए गाड़ी बढ़ाते हैं आगे। अच्छा, ये स्ट्रक्चरल एनालिसिस का क्वेश्चन था। मैं आपको गारंटी देता हूं एक पेपर में 2 सेट्स होंगे। एक सेट में आपको गेट 2021 में स्टैटिक इंडिटरमिनेसी मिलने वाला है, दूसरे सेट में काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी मिलने वाला है। तो इस पेपर में मैंने स्टैटिक इंडिटरमिनेसी को इंक्लूड किया है, अगले पेपर में मैं काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी इंक्लूड करूंगा, है ना। फिर अपनी अपनी किस्मत होगी, ठीक है ना। स्टैटिक इंडिटरमिनेसी एक्शंस के पीछे भागती है, काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी फ्रीडम के पीछे भागती है। पूरा स्ट्रक्चरल एनालिसिस 2 पार्ट में टूटा है, एक्शंस एंड डिस्प्लेसमेंट्स, फ्रीडम। ये क्वेश्चन करिए, ठीक है। ये क्वेश्चन बड़ा मजेदार है, थोड़ा सा टफ है पर बहुत भी टफ नहीं है, ठीक है भाई। इस क्वेश्चन को बनाना है दोस्तों अपन को। क्या दिया है, एक स्ट्रक्चर को स्लोप डिफ्लेक्शन एनालिसिस किया है। बाबा स्लोप डिफ्लेक्शन से करें, मूवमेंट जिससे करना उससे करें, आंसर तो सेम आएगा। अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस नहीं होना चाहिए, बस आपको एक्स का वैल्यू निकालना है कि भैया यहाँ कितना फोर्स लगा हुआ है, कितने किलो न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है। आपको यहाँ पर जो ये प्लस माइनस लिखे ये मूवमेंट्स है ना। तो प्लस क्या दिया है, पॉजिटिव इज क्लॉकवाइज मूवमेंट, पॉजिटिव इज क्लॉकवाइज मूवमेंट। नहीं भी दिया होता तो आपको पता होना चाहिए। और नेगेटिव एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होता, नेगेटिव एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होता। जब दोस्तों मेरी आपसे ना एक बहुत बड़ी गुजारिश है, अपन सिविल इंजीनियर है या बनने की कोशिश कर रहे हैं या बन चुके हैं, तो अभी भी मेरे को यकीन नहीं, पूरा विश्वास है कि तुम लोग जो मूवमेंट बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम समझते हो और जो हकीकत होती है उसमें बड़ा फासला है। बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम के बेसिस पे आप डिफॉर्म्ड कर नहीं बना पाते, इनफैक्ट बीएमडी भी नहीं बना पाते सही से, है ना, रटा रटाया है। और उसके बेसिस पे अपन रिइंफोर्समेंट देते हैं, ठीक है, सरिया देते हैं। तो बाद में जब आपका गेट वेट खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ, एक स्पेशल लेक्चर लूंगा जिसमें पहले तो मैं आपको बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम से कैसे डिफॉर्म्ड कर बनाते हैं, स्ट्रक्चर का डिफॉर्मेशन कैसा हो रहा है, उसमें सरिया कैसे, कहाँ कितना लगेगा, है ना, वो सारी बातें शेयर करूंगा। फिर एक पूरी बिल्डिंग का एनालिसिस करूंगा और एक पूरे ट्रीटमेंट प्लांट का डिजाइन करूंगा। दोनों वाकई में बनाई गई हुई है, ठीक है। तो प्लीज उसको जरूर देखिएगा और सीखिएगा, है ना। चलिए तो बाबा ये एक्स निकालने का, ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है, ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है 36 का। जब मैंने एंटी क्लॉकवाइज लिख दिया ना, अब मैं माइनस नहीं लिखूंगा, एंटी क्लॉकवाइज लिख दिया, अब -36 नहीं 36 है। यहां पर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है 40 का, ये 36 का, ये भी 36 का। यहां पे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है 50 का, ठीक है भाई। सबसे पहले मेरे को निकालना क्या है बाबा, मेरे को ये एक्स निकालना है, मेरे को ये एक्स निकालना है। तो सबसे पहले काम मैं क्या करूंगा, हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस निकालने की कोशिश करूंगा, क्योंकि एक्स निकालना है तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन निकाल लूंगा तो मेरे को एक्स मिल जाएगा, ठीक है भाई। चलिए पहले सबसे पहला काम किया जाए, ये डी पर सपोज दिस इज ए, दिस इज बी,
दिस इज सी एंड दिस इज डी, मैं हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट डी निकालने की कोशिश करता हूं, ठीक है। एच डी, बाबा एच डी का डायरेक्शन ये होना चाहिए क्या, कि ये होना चाहिए। भाई अगर मैं इसको लूंगा तो ये वहां की तरफ कैसा जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। भैया एच डी भी एंटी क्लॉकवाइज, ये दोनों मूवमेंट भी एंटी क्लॉकवाइज, बाबा सभी एंटी क्लॉकवाइज हो जाएंगे तो इक्विलिब्रियम कहां से एस्टेब्लिश होगा, है ना। तो अगर मूवमेंट्स एंटी क्लॉकवाइज बिहेव कर रहे हैं तो आपको रिएक्शंस कुछ ऐसे होने चाहिए कि वो क्लॉकवाइज बिहेव करे। देखो मतलब अगर मैं इसको राइट को मानता एच डी, राइट को मानता, तो एच डी ऐसा जा रहा है ना, क्लॉकवाइज जा रहा है पॉइंट सी की तरफ, तो मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज है, एच डी क्लॉकवाइज है, एंड वी आर स्टैब्लिशिंग इक्विलिब्रियम इन द स्ट्रक्चर, ठीक है भाई। तो एच डी जाहिर सी बात है कैसा होने वाला है, राइट की तरफ होने, तुमको जहां मानना है वहां मान सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। फिर जो माइनस आएगा, माइनस आने के बाद साइन चेंज कर देना, कोई बड़ी बात नहीं। चलिए सी पर मूवमेंट जीरो लिया जाए, सी पर मूवमेंट जीरो लेता हूं मैं, ये सी है, सी पर मूवमेंट जीरो लूंगा तो क्या होगा, सी के नीचे पहला फोर्स है एच डी, एच डी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 मीटर है, एच डी इंटू 3 गोइंग क्लॉकवाइज, एच डी इंटू 3 इज गोइंग क्लॉकवाइज। सी के नीचे एक आरडी भी तो है, आप बोलोगे सर आरडी भी है, पर बाबा आरडी का सी पर मूवमेंट, आरडी इज पासिंग थ्रू सी, आरडी का सी से कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही नहीं है, तो इंटू 0। सी के नीचे एक एंटी क्लॉकवाइज 50 है, एक एंटी क्लॉकवाइज 40 है, बराबर 0, ठीक है। मैंने सी पर मूवमेंट जीरो किया है। किसी भी पॉइंट पे मूवमेंट लेने के दो तरीके होते हैं, पॉइंट के लेफ्ट से या पॉइंट के राइट से, ठीक है। तो मैंने पॉइंट के राइट से ले लिया, मतलब नीचे से ले लिया, नीचे एक 50 ये था एंटी क्लॉकवाइज ले लिया, एक 40 ये था एंटी क्लॉकवाइज ले लिया, एक एचडी था क्लॉकवाइज 3 मीटर, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लिया, आरडी का कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही नहीं था, तो ये शहीद हो गया। तो इससे एचडी क्या आ रहा है, 30 किलो न्यूटन। एच डी कितना आ रहा है, 30 किलो न्यूटन। सो एच डी इज कमिंग आउट टू बी 30 किलो न्यूटन। एच डी तो दोस्तों 30 किलो न्यूटन आ गया, ठीक है। अब मेरे को निकालने का एच ए, है ना, अब मेरे को निकालने का एच ए। अब इसमें एक क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज है, एक क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज है, एक एक्स है और एक एक्स है और, ठीक है। मान लो मैंने एच ए मान लिया इस डायरेक्शन में, मान लो, आज मैं नहीं बोल सकता किस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। बोल तो अभी भी सकता हूं क्योंकि ये 36 एंटी क्लॉकवाइज ये क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज कट जाएंगे, तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो इसको क्लॉकवाइज होना होगा, बोल तो सकता हूं, तुमको नहीं भी बोलना होगा ना, मान लेना, एच ए निकाल लेना, एच ए नेगेटिव आया तो ऐसे नहीं होके उल्टा कर देना, क्लियर है, समझे मेरा बात को। अभी मैंने मान लिया एच ए उस डायरेक्शन में, ठीक है। अब मैं बी पर मूवमेंट जीरो करता हूं, कहां पर, बी पर मूवमेंट जीरो करता हूं। ये क्या कर रहे हैं अपन, बेसिकली शेयर इक्वेशन लिखने की कोशिश कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे, जो आपने स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो पहली फुर्सत में अब मत पढ़ो, अब तो लेट हो गया है, ठीक है। शेयर इक्वेशन में अब दिमाग मत खपाओ, अगर नहीं पढ़ा है तो छोड़ दो, उससे अच्छी चीज़ें हैं जो पढ़ के कम मेहनत करके आप अचीव कर सकते। आज एच ए इंटू 4 क्लॉकवाइज, जो कोई भी शंका है कि सर मेरा अभी बहुत गड़बड़ चल रहा है ना, 40 नंबर 35 नंबर आ रहे हैं, आईआईटी नहीं मिलेगा, पीएसयू नहीं, आप मेरे को डीएम कर सकते, कोई भी प्रॉब्लम हो, 7 दिन सिर्फ आपके लिए, ठीक है। एच ए इंटू 4 क्लॉकवाइज, एच ए इंटू 4 क्लॉकवाइज, बी के नीचे एक क्लॉकवाइज 36 था, बी के नीचे एक एंटी क्लॉकवाइज भी 36 था, तो ये वाला पॉजिटिव ये वाला नेगेटिव दोनों लिख दिया। बी के नीचे एक्स भी तो है, एक्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, बी से 2 मीटर, एक्स इंटू 2 बराबर 0, तो यहां से ये दोनों तो कट गए, 4HA बराबर 2x, ठीक है। तो एक इक्वेशन ये मिल गई। अब अपन को पता है कि HA प्लस HD ये दोनों इस डायरेक्शन में है, इसको x को एलिमिनेट करना चाहिए, है ना। HA HD रिएक्शन है, उसको एक्शन को खत्म करना चाहिए, तो HA प्लस HD इक्वल्स x लिखा मैंने, ठीक है। तो HA की जगह क्या लिख सकता हूं, HA की जगह 2x लिख सकता हूं, 2x लिख सकता हूं। HD कितना आया है, HD आया है 30, सॉरी एक गड़बड़ है, ये साइन मैंने उल्टे बना दिए थे, ठीक है। HA है दोस्तों यहाँ, HD है यहाँ और x है यहाँ, ठीक है। और HD कितना आया था, 30 आया था, बराबर x,
तो x कितना आ गया इससे, x आता है मेरे को -30 किलो न्यूटन, -30 किलो न्यूटन। तो x ऑप्शन कौन सा सही हो गया, 30 किलो न्यूटन। आपको मैग्नीट्यूड बताना था, ठीक है, आपको मैग्नीट्यूड बताना था, तो वो कितना हो जाएगा 30 किलो न्यूटन। ऑप्शन सी इज योर आंसर, ठीक है भाई। चलिए गाड़ी बढ़ाते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। एक शेयर इक्वेशन का और क्वेश्चन मैंने अगले वाले में भी जोड़ के रखा है, अगले पेपर में, है ना। हर दिन ना कोशिश करो 1-1 घंटे का पेपर देने का, 1.5-1.5 घंटे का पेपर देने का। चलिए गाड़ी बढ़ाते हैं आगे। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट एट जॉइंट पी। बाबा ये क्वेश्चन ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, अगर आपने स्ट्रक्चर, मैं खुद स्ट्रक्चर का आदमी हूँ, मास्टर स्ट्रक्चर में किया है, पीएचडी स्ट्रक्चर में चल रही है, और स्ट्रक्चर में ही पूरे काम करता हूँ, है ना। कंसल्टेंसी भी एक स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की। पर मैं आपको क्या बोलूँगा, अगर आपने अभी तक स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा है, गेट 2021 देने वाले हैं, स्ट्रक्चरल एनालिसिस भी छोड़ दो, आरसीसी भी छोड़ दो, स्टील भी छोड़ दो, कुछ करना है तो मेरे को फ़ोन लगाना, मैं बताऊंगा कि प्लास्टिक एनालिसिस कर लो और स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी, काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी कर लो, ट्रस्ट में जीरो फोर्स मेंबर पढ़ लो, बस उसके ऊपर का समय नहीं है दिमाग खपाने का, है ना। तो और आरसीसी में आपका जो सिंगली बीम है उसको ज़रूर से कर लीजिएगा, सिंगली बीम का जो एनालिसिस करते हैं आप रेक्टेंगुलर ब्लॉक का, उसका आप जरूर से कर लीजिएगा, है ना, मूवमेंट निकालने का, EST निकालने का। चलिए अंडर रिइंफोर्स्ड, ओवर भी आ सकती है, अंडर आएगी पर शायद। तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट निकालना है जॉइंट पी पे। यहाँ पे लोड, बड़े गौर से देखो, लोड दिया हुआ है 200 किलो न्यूटन, लोड कितना दिया हुआ है 200 किलो न्यूटन। आंसर आपको EI के टर्म में निकालना है। कांस्टेंट थोड़ा सा स्पेलिंग गलत हो गया है, कोई बात नहीं, ठीक है भाई। 200 किलो न्यूटन लोड लगा है, आपको हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन एट पी निकालना है, ठीक है। तो यार अगर वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट पी बोला होता, पूछा होता, पी पे वर्टिकल डिफ्लेक्शन पूछ लिया होता, तो क्या करते, एज पर कास्टिग्लियानोस थ्योरम 2, एज पर कास्टिग्लियानोस थ्योरम 2, आप इसको कास्टिग्लियानो से भी कर सकते हैं, यूनिट लोड मेथड से भी कर सकते हैं, इनफैक्ट बीम के डिफ्लेक्शन के फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, पर वो ज़्यादा दिमाग खपाने वाला काम होगा। सबसे आसानी से कास्टिग्लियानो से बनेगा। कास्टिग्लियानो थ्योरम 1, आपको अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है किसी पॉइंट का, किसी पॉइंट का आपको अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो क्या करिए, टोटल स्ट्रेन एनर्जी को पार्शियली डिफरेंशिएट कर दीजिए उस पॉइंट पे लगे फोर्स से, उस पॉइंट पे लगे फोर्स से। डिस्प्लेसमेंट मतलब डिफ्लेक्शन निकालना है तो, है ना, डिफ्लेक्शन निकालना है तो फोर्स से डिफरेंशिएट करो, स्लोप निकालना है तो मूवमेंट से डिफरेंशिएट करो। टोटल स्ट्रेन एनर्जी को उस पॉइंट पे लगे फोर्स से डिफरेंशिएट कर दीजिए। जिस डायरेक्शन में फोर्स है उस डायरेक्शन में आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स है उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ लोड है 200 किलो न्यूटन का। कास्टिग्लियानो थ्योरम 1 क्या बोलता है, फटाक से अगर मैं लिख दूं, ये बोलता है पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ टोटल स्ट्रेन एनर्जी with respect to any action, with respect to force या movement action gives displacement मतलब डिफ्लेक्शन या स्लोप, डिफ्लेक्शन या फिर स्लोप, ऑल्सो नोन एज रोटेशन, dy by dx, डिफ्लेक्शन या स्लोप इन द डायरेक्शन ऑफ एक्शन, जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन मिलेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्शन। तो बाबा अगर मेरे को यहाँ पे पी पे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकालना होता, अगर मेरे को पी पर, वो भी आ सकता है क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल पूछा है, अगर पी पे आपको वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकालना पूछा होता तो क्या किए होते, टोटल स्ट्रेन एनर्जी को यहां पे लगे वर्टिकल फोर्स से डिफरेंशिएट कर देते, यहां पे लगे वर्टिकल फोर्स से डिफरेंशिएट कर दीजिए। बाबा यू स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटीग्रेशन 0 टू लेंथ ऑफ द मेंबर mx² dx फॉर रिजिड जॉइंटेड स्ट्रक्चर कंटेनिंग फ्लेक्सर। ऐसे मेंबर जिनमें फ्लेक्सर आता है, स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है। del u by del w का फॉर्मूला डिराइव किया था अपन सब ने, वो होता है इसी को डिफ्रेंशिएट करना है w के रेस्पेक्ट में ही, है ना, इसको डिफ्रेंशिएट करना है आपको w के रेस्पेक्ट में, तो आ जाएगा 1/ai 0 to l mx del mx by del w dx। अगर वर्टिकल डिफ्लेक्शन पूछता तो ये करते,
आज नहीं पूछा है वर्टिकल, आज हॉरिजॉन्टल पूछा है, पहले मेरे को वर्टिकल बता लेने दो प्लीज, ठीक है। तो वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट पी, फिर हॉरिजॉन्टल बताऊंगा, वो तो आपको शायद समझ आ जाए। वो कितना हो जाएगा 1/ei, पहला मेंबर है 0 से 3 मीटर का, mx डेल mx बाय डेल पी dx प्लस 1/ei 0 to 5 mx डेल mx बाय डेल पी dx। आप बोलोगे सर दोनों को क्यों ले लिया? बाबा टोटल स्ट्रेन एनर्जी ऑफ द सिस्टम, पूरा सिस्टम उठाना पड़ता है, दोनों का बारी बारी से mx निकाला जाए। पहले pq का mx निकालते हैं, mx मूवमेंट एट x निकालने के लिए एक आर्बिट्री डिस्टेंस x मानना पड़ेगा। तो pq की जब बात हो रही है तो मूवमेंट एट x, pq का x लिया है यहां पे, मूवमेंट एट x राइट से निकालोगे तो कितना हो जाएगा? किसी भी पॉइंट पे मूवमेंट निकालने का दो तरीका होता है, पॉइंट के राइट से, पॉइंट के लेफ्ट से। तो बाबा मैंने एक आर्बिट्री डिस्टेंस x चूज किया है, एक आर्बिट्री डिस्टेंस x चूज किया है pq मेंबर में, देखिएगा बड़े गौर से, ये इस पॉइंट पे मैंने x चूज किया है pq के लिए। तो pq में मूवमेंट एट x कितना हो जाएगा? राइट से निकालोगे इस पॉइंट के तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डेल एम एक्स बाय डेल डब्ल्यू कितना हो जाएगा? डेल एम एक्स बाय डेल डब्ल्यू, बाबा डब्ल्यू का डिफरेंशिएशन 1 बचा x, एम एक्स और डेल एम एक्स बाय डेल डब्ल्यू, एम एक्स और डेल एम एक्स बाय डेल डब्ल्यू मल्टीप्लाई करना है, एम एक्स और डेल एम एक्स बाय डेल डब्ल्यू मल्टीप्लाई करना है, डब्ल्यू था ना यार, गलती से पी लिखा गया, एम एक्स और डेल एम एक्स बाय डेल डब्ल्यू मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा? 1/ei 0 to 3 wx इंटू एक्स wx स्क्वायर dx। अब इसका गेम किया जाए, QR, जब QR का करना है काम, ये काम किया आपने PQ का, अब QR का करना है तो QR में x मान लेते, QR का x माना है यहां पे, QR में मूवमेंट एट x निकालना है। इस पॉइंट पे मूवमेंट निकालने का दो तरीका, पॉइंट के नीचे से, पॉइंट के ऊपर से, राइट से निकाल ले। बाबा राइट में फोर्स है 200 किलो न्यूटन, जिसका लाइन ऑफ एक्शन है ये, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो 3 मीटर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 3। तो मूवमेंट एट एक्स, इस पॉइंट के राइट से फोर्स है W, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 3, mx कितना हो गया? 3W। तो डेल एम एक्स बाय डेल डब्ल्यू कितना हो गया? डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, बाबा डब्ल्यू का डिफरेंशिएशन 1 बचा 3, एम एक्स और डेल एम एक्स बाय डेल डब्ल्यू मल्टीप्लाई करना है, एम एक्स और डेल एम एक्स बाय डेल डब्ल्यू मल्टीप्लाई करना है, 3W इंटू 3 कितना हो गया? 9W। बाहर क्या है? 1/ei 0 to 5 dx। चलिए भाई अब इंटीग्रेशन करते हैं, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? x³ 3 लिमिट कितनी है? 0 से 3 मीटर। dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, लिमिट कितनी है? 0 से 5। क्लियर है मेरा बात? तो फाइनली कितना आता है देखते हैं भाई। W तो 200 है, 3 का क्यूब बाई 3ei, W 200 है, x 5/ei। आंसर बताओ यार कितना आता है प्लीज। 9 इंटू 200 1800, चलो भाई कर ही लेते। 9 इंटू 200 इंटू 5 प्लस 3 1800, ये आता है 10,800/ei, 10,800/ei। ये आपका वर्टिकल डिफ्लेक्शन पूछता तो ये आपका सही जवाब होता। एक बार और मेरे को कर लेने दो, कुछ गड़बड़ लग रही है ना। 9 इंटू 200 इंटू 5 9000 है ना, और इसके साथ क्या दिक्कत हो गई भाई? सही है, चलिए गाड़ी बढ़ाते आगे। पर क्वेश्चन में वर्टिकल डिफ्लेक्शन तो पूछा ही नहीं था। वर्टिकल, अच्छा आप बोलोगे सर इतना टाइम लगेगा क्या? बाबा ऐसे सजा सजा कर लिखोगे क्या? पहले ये लाइन लिखोगे फिर पूरा mx, नहीं, यहीं पे मूवमेंट निकालेंगे, यहीं इंटीग्रेट कर देंगे। यहीं इंटीग्रेट कर देता मैं तो, यहीं लिमिट भी डाल देता, और इसको भी यहीं इंटीग्रेट करके यहीं लिमिट डाल के तुरंत ऐड कर देता। ये सब पूरा सजा कर थोड़ा ना लिखते, काम सिर्फ इतना हुआ है।
काम का काम ना इसके नीचे का है। क्लियर है मेरा बात? चलिए अब हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन निकाल कर देखते हैं। इसी क्वेश्चन में, जो एक्चुअल क्वेश्चन में क्या पूछा था, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन पूछा था, है ना। 5 मीटर 3 मीटर स्ट्रक्चर था आपको कुछ ऐसा। दिस वॉज 5 मीटर्स, दिस वॉज 3 मीटर्स, 3 मीटर। इस पे लोड लगा एक, W बराबर 200 किलो न्यूटन। आपको P पर हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन पूछा था। आपको P पर क्या पूछा था? हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन पूछा था, पॉइंट P पर। चलिए निकाला जाए। आपको हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन निकालना है P पर। कास्ती कलानो ने क्या बोला? तुमको P पे डिफ्लेक्शन निकालना है, टोटल स्ट्रेन एनर्जी को, टोटल स्ट्रेन एनर्जी को P पे लगे लोड से डिफरेंशिएट कर दो। बड़े गौर से सुनना, P पे लगे वर्टिकल फोर्स से डिफरेंशिएट करोगे, वर्टिकल डिफ्लेक्शन मिलेगा। P पे लगे हॉरिजॉन्टल फोर्स से डिफरेंशिएट करोगे, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन मिलेगा। तुमको हॉरिजॉन्टल निकालना था तो हॉरिजॉन्टल फोर्स से डिफरेंशिएट कर, टोटल स्ट्रेन एनर्जी को पार्शियली डिफरेंशिएट कर दीजिए, P पे लगे हॉरिजॉन्टल फोर्स। अरे देखा, P पे तो हॉरिजॉन्टल फोर्स ही नहीं है। P पर क्वेश्चन में तो हॉरिजॉन्टल फोर्स ही नहीं है। कोई बात नहीं, लगा दो, खुद से लगा दो। अपन ने खुद से एक हॉरिजॉन्टल, इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा दिया, है ना। मान लो उसका वैल्यू था H, तो अपन डेल यू बाय डेल एच कर देंगे। डेल यू बाय डेल एच कितना हो जाएगा? 1/EI 0 to 3 mx डेल एम एक्स बाय डेल एच dx। ये किसकी बात हो रही है? ये PQ की बात हो रही है। प्लस 1/EI 0 to 5 mx डेल एम एक्स बाय डेल एच dx। ये किसकी बात हो रही है? ये QR की बात हो रही है। आई होप दिख रहा होगा, फोटो में छुपा नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन एट P निकालना था, 1/EI 0 to 3। पहले PQ का mx निकाला जाए, PQ का mx निकाला जाए। mx निकालने के लिए एक हॉरिजॉन्टल, एक आर्बिट्री डिस्टेंस x लिया, है ना। PQ में मूवमेंट एट x कितना आ रहा है? इस पॉइंट पर मूवमेंट निकालना है। राइट से निकालोगे तो W इंटू एक्स तो आ रहा है, W इंटू एक्स प्लस बाबा H। तो ये जो H है, ये जो H है, ये तो इस पॉइंट से पास हो रहा है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो कुछ भी नहीं है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो कुछ भी नहीं है ना। तो H का परपेंडिकुलर डिस्टेंस चूंकि कुछ भी नहीं है, इंटू 0, है ना। पॉइंट के राइट में पहला फोर्स 200 इंटू W इंटू एक्स, दूसरा फोर्स H इंटू 0। H तो पास हो रहा है x से, मतलब 0। तो डेल एम एक्स बाई डेल एच कितना हुआ? H के रेस्पेक्ट में डेल एम एच बाई डेल एच निकालना है ना, ये निकालना है डेल एम एक्स बाई डेल एच। बाबा इसमें तो H ही नहीं है, इसमें H दिख रहा है क्या तुमको? इसमें H ही नहीं है, तो डेल एम एक्स बाई डेल एच कितना हो गया? 0 हो गया। तो बाबा इनको मल्टीप्लाई करना होता है, डेल एम एक्स बाई डेल एच और एम एक्स को मल्टीप्लाई करना होता है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि डेल एम एक्स बाई डेल एच तो 0 आ गया। चलिए भाई कोई बात नहीं, 0 से 5। QR की कहानी देखी जाए। QR के लिए एक आर्बिट्री डिस्टेंस x चूज किया। इस पॉइंट पर मूवमेंट निकालते QR में, मूवमेंट एट x। राइट से निकालते, राइट में फोर्स कितना है? W की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, W का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये कितना? 3 मीटर। W का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 3 मीटर, है ना। W का लाइन ऑफ एक्शन ये है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 मीटर है। तो ये कितना हो गया? W इंटू 3 प्लस इस पॉइंट के राइट में W तो ले लिया, एक H भी तो है। H का लाइन ऑफ एक्शन ये है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है x मीटर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? x मीटर। क्लियर है मेरा बात? तो ये कितना हो गया? प्लस H इंटू एक्स गोइंग क्लॉकवाइज, प्लस H इंटू एक्स प्लस H इंटू एक्स। डेल एम एक्स बाय डेल एच कितना हो जाएगा H के रेस्पेक्ट में? बाबा इसमें तो H ही नहीं है, 0 हो गया। इसमें H का डिफरेंशिएशन 1 बचा x। दोनों को मल्टीप्लाई करना है, एम एक्स और डेल एम एक्स बाय डेल एच को मल्टीप्लाई करना है ना। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3WX प्लस HX स्क्वायर प्लस HX स्क्वायर, ठीक है।
क्या क्वेश्चन में ये एच नामक कोई चीज थी क्या? एक्चुअल क्वेश्चन में क्या एच दिया था? नहीं, सिर्फ हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट पूछा था। वो तो अपन ने खुद से एच लगाया था, क्योंकि टोटल स्ट्रेन एनर्जी को हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन चाहिए था पॉइंट पी पे, तो टोटल स्ट्रेन एनर्जी को पॉइंट पी पे लगे हॉरिजॉन्टल फोर्स से डिफरेंशिएट करना था। पी पे तो हॉरिजॉन्टल फोर्स ही नहीं था, तो अपन ने खुद से ये एच लगाया था। एक्चुअल क्वेश्चन में ये एच नहीं था। इसका काम हो गया है ना, डिफरेंशिएशन हो गया है। तो अब सब्सटीट्यूटिंग पुट एच इक्वल्स 0, एच की वैल्यू 0 डाल दिया, एच 0 हो गया, अपना स्ट्रक्चर अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गया। तो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन एट पी कितना हो गया भैया? ये तो 0 ही है, मतलब ही नहीं। हाँ, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? 3w एक्स स्क्वायर बाई 2ei। इंटीग्रेशन की लिमिट कितनी? 0 से 5। 3 इंटू डब्ल्यू कितना है क्वेश्चन में? 200, 5 का स्क्वायर बाई 2ei। तो ये कितना हो जाएगा भाई? 25 इंटू 3 7500 बाई ei, 7500 बाई ei। दिस इज कमिंग आउट टू बी द हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन एट पॉइंट पी। हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन एट पॉइंट पी 7500 बाई ei हो गया दोस्तों। चलिए गाड़ी बढ़ाते हैं आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ अपन अग्रसर होते हैं। ठीक है भाई, ये आपका सर्वे का क्वेश्चन है। ठीक है, इन ईयर 1920 मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ लाइन वाज 220 डिग्रीज व्हेन एंगल ऑफ डेक्लिनेशन वाज 8 डिग्रीज वेस्ट। प्रेजेंटली एंगल ऑफ डेक्लिनेशन इज 10 डिग्रीज ईस्ट। व्हाट विल बी द मैग्नेटिक डेक्लिनेशन ऑफ द लाइन नाउ? ऑफ द लाइन नाउ, ठीक है, मतलब 1920 में एक लाइन थी जिसका मैग्नेटिक बियरिंग 220 डिग्री था, जब एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कितना था? 8 डिग्री वेस्ट था। बड़े गौर से देखिएगा। हाँ, सर्वेइंग में मैं तुमको बताऊं क्या पढ़ो। अच्छा, स्ट्रक्चरल एनालिसिस में स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी, ट्रस में मेथड ऑफ जॉइंट और डिस्प्लेसमेंट निकालना जॉइंट पे, और बेटीज थ्योरम जरूर से पढ़ लेना, बड़ा सिंपल है, 15 मिनट में बेटीज खत्म हो जाती है। सच बात बात, उसके विथ न्यूमेरिकल्स खत्म हो जाती है। क्लियर है मेरा बात? तो बेटीज जरूर से पढ़ लीजिएगा। आईएलडी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। एक क्वेश्चन तय है आएगा ऑलमोस्ट, वो है इस वाले पेपर पे नहीं मैंने इंक्लूड किया, अगले पेपर पे किया है। क्लियर है मेरा बात? चलिए देखिएगा। तो वो ऐसा आता है ना, मूवमेंट लगा होता है, मूवमेंट निकालना होता है सपोर्ट पे, कुछ वैसा। तो हाँ, सर्वेइंग में क्या बिल्कुल पढ़ लीजिए, बियरिंग बिल्कुल पढ़ लो, फोर बियरिंग, बैक बियरिंग, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, इसके न्यूमेरिकल्स पूरा पढ़ लो, लोकल अट्रैक्शन पढ़ लो, मतलब पूरा एंगल मेजरमेंट पढ़ लो लैटिट्यूड डिपार्चर के साथ में। ठीक है, एक दिन का है। और लेवलिंग पढ़ लो, दोनों मिला लोगे ना तो 3 से 4 नंबर आ जाएगा, पक्का बात। इसके बाद समय बचा, एरियल फोटोग्रामेट्री कर लो, बिल्कुल आएगा एरियल फोटोग्रामेट्री। क्लियर है मेरा बात? ठीक है, चलिए 1920 में जब एंगल ऑफ डेक्लिनेशन कितना था? 8। सबसे पहले तो मैंने नॉर्थ बनाया, साउथ बनाया, इस डायरेक्शन में होगा वेस्ट, ईस्ट। ठीक है, लाइन का मैग्नेटिक, ये क्या है आपका? यह आपका ट्रू मेरिडियन था। ये क्या था? नॉर्थ साउथ, ये जो लाइन बनाई है सबको पता है, इतना मेरे को बोलने का जरूरत नहीं है। ट्रू मेरिडियन है। कितने ट्रू मेरिडियन खींच सकते हैं अपन? हाँ, अनगिनत। एनी लाइन ज्वाइनिंग ट्रू नॉर्थ एंड ट्रू साउथ इज कॉल्ड अ ट्रू मेरिडियन। फुटबॉल है अर्थ, सपोज इट टू बी अ फुटबॉल, फुटबॉल का नॉर्थ पोल, फुटबॉल का साउथ पोल। एक धागा ऐसे बांधा, पहला ट्रू मेरिडियन। एक धागा ऐसे बांधा, दूसरा ट्रू मेरिडियन। एक धागा ऐसे बांधा, तीसरा ट्रू। वी कैन बेसिकली अपन अनगिनत ट्रू मेरिडियन बना सकते, पर अपन ने 24 स्टैंडर्ड ट्रू मेरिडियन बना कर रखे हैं। कितने? 24 स्टैंडर्ड ट्रू मेरिडियंस बना के रखे हैं अर्थ के ऊपर। क्लियर है मेरा बात? इमेजिन, बनाकर मतलब समझ रहे? ऐसा नहीं कि अर्थ के ऊपर खींच दिया और तुमको सन से दिख रहा है, चांद से दिख रही है लाइन, ऐसा नहीं। ठीक है, तो 24 क्यों? क्योंकि दिन में 24 घंटे होते हैं। दिन में 24 घंटे रखे ही इसलिए अपन ने, कभी सोचना दिन में 24 घंटे क्यों रखे? राउंड ऑफ करते तो 25 होता है यार, ज्यादा मजा आता है। या तो 20 रखते या तो 25 रखते, 24 क्यों रखे? क्योंकि अपन ने 24 ट्रू मेरिडियंस बना के रखे हुए। चलिए, तो नॉर्थ लाइन ज्वाइनिंग ट्रू नॉर्थ एंड ट्रू साउथ इज कॉल्ड एज ट्रू मेरिडियन। लाइन ज्वाइनिंग मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक मेरिडियन। तो बाबा ट्रू मेरिडियन तो मैंने बना दिया है, मैग्नेटिक मेरिडियन बनाना है।
मैग्नेटिक मेरिडियन 8 डिग्री वेस्ट पे है ट्रू मेरिडियन के, 8 डिग्री वेस्ट के डायरेक्शन में। मतलब ये हो गई दोस्तों आपकी मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ, एंड दिस एंगल इन बिटवीन इज 8 डिग्रीज, दिस एंगल इज 8 डिग्रीज। क्लियर है मेरा बात? ये एंगल कितना है? 8 डिग्री है। ठीक है भाई। तब एंगल ऑफ डेक्लिनेशन क्या होता है? एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ट्रू मेरिडियन इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। ठीक है भाई। लाइन का तब 1920 में एक लाइन थी, लाइन का नाम था मान लीजिए PQ। PQ का मैग्नेटिक बियरिंग कितना था? 220 डिग्री। कब? 1920 में। मैग्नेटिक बियरिंग मैग्नेटिक मेरिडियन से नापी जाएगी। ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, मैग्नेटिक बियरिंग मैग्नेटिक मेरिडियन से नापी जाएगी, है ना। और 220 मतलब 90 से ज्यादा है, मतलब होल सर्कल बियरिंग होगी, जाहिर सी बात है। तो ये ऐसे नापना चालू करते, है ना। ये होगा कुछ 220। क्यों 220 होगा ये फिर से समझाता हूं बाबा। मैग्नेटिक आपको लाइन बनानी है PQ, आपको लाइन क्या बनानी है? PQ। मान लो ये पॉइंट है P। क्यों कहां पे बनाऊं? तो मैग्नेटिक बियरिंग दिया है 220, मैग्नेटिक मेरिडियन से ये 0 डिग्री से थोड़ा आगे 45, 90, 120, 170, 180, 220 कुछ यहां कहीं आ रहा होगा। तो यहां पे अंदाज से 220 डिग्री बना दिया। ये हो गई आपकी लाइन PQ। ठीक है भाई। तो बाबा ट्रू बियरिंग कितनी हो रही होगी उसकी? ट्रू बियरिंग भैया इतना 220 है, इतना 8 है, तो 220 में से अगर मैं 8 उड़ा दूं, 220 में से अगर मैं दोस्तों 8 उड़ा दूं तो कितना हो जाएगा? 212 ट्रू बियरिंग था लाइन का। ट्रू बियरिंग कितना था लाइन का? ट्रू बियरिंग था PQ का 212। अब बाबा मैग्नेटिक मेरिडियन फिक्स नहीं होता। क्यों? अर्थ का मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है? अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट जो ओरिएंट कर रहा है ना। ये मैग्नेट है, मान लो, धागे से बांधो, जोर से मारो, धागे से बांधो, बीच से मैग्नेट को जोर से मारो, देखोगे एक पर्टिकुलर एंगल दिखा रहा है। कहीं भी हो सकता है, आपके घर पे, आपके लोकेशन पे डिपेंड करता है। मान लो ऐसे दिखाया, फिर हिलाओ ऐसे, वापस धागे से लिया, धीरे से मारो। पिछली बार तेज मारा था, इस बार धीरे मारा। तुम देखोगे धीरे धीरे फिर वहीं रुक गया। बहुत तेज मारो, फिर भी वहीं रुक रहा है। सुबह शाम रात मार रहे, वहीं रुक रहा है। क्या दिखा रहा है वो? वहां भगवान है क्या? नहीं। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग वो बेचारा मैग्नेट अलाइन हो रहा है। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है? जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट जो डायरेक्शन दिखाता है, वो मैग्नेटिक मेरिडियन होता है। और लाइन ज्वाइनिंग मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक मेरिडियन। एज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इज नॉट कांस्टेंट, देयरफॉर द मैग्नेटिक मेरिडियंस inclination with true meridian is not constant, it keeps on changing। अर्थक्वेक के कारण ड्रेस्टिकली चेंज होता है, अर्थ का रोटेशन के कारण, अर्थ का अपनी एक्सिस पे रिवॉल्यूशन के कारण भी चेंज होता है, अर्थ का सन के अलोंग रोटेट करने के कारण भी चेंज होता है। क्लियर है मेरा बात? ठीक है। तो 19 पर ट्रू बियरिंग कभी नहीं चेंज होती। ट्रू नॉर्थ पोल और ट्रू साउथ पोल अपनी जगह से जीवन में नहीं हटने वाले, इसलिए अपन ने ट्रू बियरिंग निकाला। आज सन 2021 में, कोरोना काल में, जो अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, 2021 में अगर बात उठी तो बाबा लाइन आज भी वही है, लाइन PQ आज भी वही है, लाइन अपनी जगह से नहीं हिली, नॉर्थ पोल साउथ पोल अपनी जगह से नहीं हिले, तो ट्रू बियरिंग तो आज भी वही है। कितनी? 212। ट्रू बियरिंग ट्रू नॉर्थ से नापते, जैसे मैग्नेटिक बियरिंग मैग्नेटिक नॉर्थ से नापा था। परंतु आज एंगल ऑफ डेक्लिनेशन क्या है? प्रेजेंटली मतलब आज एंगल ऑफ डेक्लिनेशन इज 10 डिग्री ईस्ट। ये वेस्ट है ना, ये पहला ड्राइंग था, ये ईस्ट। आज आपकी मैग्नेटिक बियरिंग वेस्ट, पिछले 1920 में वेस्ट की तरफ थी, आज ईस्ट की तरफ है। कितने डिग्री से? 10 डिग्री से। तो ये बनाया मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ, मैग्नेटिक नॉर्थ, magnetic south, and this angle included angle of declination is 10 degrees। आपको आज की मैग्नेटिक बियरिंग बतानी। मैग्नेटिक बियरिंग क्या होता है? मैग्नेटिक मेरिडियन से लाइन का एंगल।
तो बाबा ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, यहां से लाइन का एंगल कितना होगा? बाबा ये पूरा 212 है, इतना 10 है, तो ये 212 में से 10 उड़ा दो तो 202 डिग्री, 202 डिग्री आपका आंसर हो गया। देयरफॉर मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ PQ प्रेजेंटली आज के डेट में कितना है? 202 डिग्री। ठीक है, होल सर्कल बेयरिंग की बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो यह आपका 8वां क्वेश्चन था। अब 9th क्वेश्चन किया जाए फटाफट, लेट्स डू 9th क्वेश्चन। ठीक है, 9th क्वेश्चन किया जाए। 9th क्वेश्चन करना है अपन को। एक लाइट हाउस है जिसकी हाइट 80 मीटर्स है, वो शिप से जस्ट विजिबल है फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर्स। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन शिप एंड द लाइट हाउस, यू हैव टू फाइंड आउट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इन बिटवीन द शिप एंड द लाइट हाउस। ठीक है भाई, इसको करिएगा। आई विल बी बैक फ्रॉम द वॉशरूम इन 2 मिनट्स। इसको आप करिए और इस क्वेश्चन को भी करिए। ठीक है, इसको भी देख लीजिए, स्क्रीनशॉट खींचो फटाक से, इसको भी करिए। मैं 2 मिनट में वापस आऊंगा, तब तक कर बैठिएगा प्लीज। हाँ, हाँ भाई, किए होंगे आप लोग। वीडियो को आगे बढ़ा लीजिएगा 1-1.5 मिनट। देखिएगा। ठीक है, लाइट हाउस था जिसकी हाइट 80 मीटर्स थी। लाइट हाउस की हाइट कितनी थी? 80 मीटर्स। ये लेवलिंग का क्वेश्चन है। 80 मीटर्स हाइट थी, वहां से एक शिप विजिबल था। शिप की हाइट, शिप पे जो व्यूअर था जिसने ऑब्जर्व किया लाइट हाउस के टॉप को, 10 मीटर की हाइट पे था। 10 मीटर की हाइट पे था। आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है शिप और लाइट हाउस के बीच में। आपने क्या किया मैं बताता हूं। आपने सोचा ये शिप 10 मीटर, ये लाइट हाउस 80 मीटर, तो आपने इफेक्टिव हाइट शायद 70 मीटर ले लिए। अगर आपने 70 मीटर लेकर काम किया है, ठीक है, आपका काम गलत है। आपका काम गलत है, ऐसा नहीं हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा समझाता हूं। ये अर्थ था दोस्तों, ये अर्थ था। सपोज दिस इज अर्थ। शिप पे एक आदमी बढ़िया गाड़ी भगा रहा था, ठीक है,
उसको एक लाइट हाउस जस्ट विजिबल हुआ, है ना, लाइट हाउस था यहाँ कहीं पे, मान लो लाइट हाउस था यहाँ पे 80 मीटर की हाइट पे। जब शिप यहां था ना 10 मीटर का, तब उसको लाइट हाउस नहीं दिख रहा था, ठीक है। जब यहां था तब भी लाइट हाउस नहीं दिख रहा था, यहां पे भी नहीं दिख रहा था। जब वो यहां आया तब उसको लाइट हाउस दिखना चालू हुआ, जस्ट लाइट हाउस दिखना चालू हुआ। क्लियर है मेरा बात? 10 मीटर उसकी हाइट थी, 10 मीटर उसकी खुद की हाइट थी। देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। ये 10 मीटर उसकी हाइट है, 10 मीटर्स। ये है आपका शिप 10 मीटर्स का, यह है आपका लाइट हाउस 80 मीटर्स का, है ना। तो करेक्शन लगाना पड़ेगा किसका? कर्वेचर का भी और रिफ्रैक्शन का भी। करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर ऑफ अर्थ एंड करेक्शन ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, कंबाइंड करेक्शन लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो पहले आपको ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा d1 यहां तक का, फिर आपको निकालना पड़ेगा d2, और टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लाइट हाउस और शिप के बीच का कितना होगा? d1 प्लस d2। क्लियर है मेरा बात? चलिए अभी फिर कोशिश करिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वापस एक अटेम्प्ट मारिए क्वेश्चन पे, ठीक है। 1 मिनट दिया है, अभी भी निकाल सकते हैं। ट्राई टू फाइंड आउट द डिस्टेंस इन बिटवीन द लाइट हाउस एंड द शिप। जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड गाइस। आज 29 है भाई, फिर कैसे हो रहा है? ठीक है भाई, निकाला होगा आपने। तो आपको पता होगा कि कर्वेचर करेक्शन, मैंने आपको पीछे की क्लास में करेक्शन ड्यू कर्वेचर ऑफ अर्थ का करेक्शन बताया था। वो कितना होता है? वो सब्सट्रैक्टिव नेचर का होता है ना। मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू करके निकाला था अपन ने। सब्सट्रैक्टिव नेचर का होता है, कितना होता है? -d²/2r, है ना। जिसमें डी क्या होता है? डिस्टेंस इन किलोमीटर। आर क्या होता है? रेडियस ऑफ अर्थ दैट कुड बी टेकन एज 6372 किलोमीटर्स, या 6370 किलोमीटर ले लो तो भी आ जाएगा। और वही करेक्शन ड्यू रिफ्रैक्शन कितना होता है? करेक्शन ड्यू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ये एडिटिव नेचर का होता है, एडिटिव नेचर का होता है। ये कितना होता था? एडिटिव नेचर का होता है +d²/14r। 14r क्यों? क्योंकि अर्थ का रेडियस से 7 गुना ज्यादा होता है एटमॉस्फेयर का रेडियस, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का रेडियस, है ना। समझना क्या? ये मान लो अर्थ है, अर्थ है, तो लाइट का बेंड होने का, लाइट का अर्थ के एटमॉस्फेयर के कारण बेंड होने का, यह अर्थ का रेडियस है। अगर तो कोई भी लाइट यहाँ पे है तो ऐसे बेंड होती है। लाइट कैसे बेंड होती है? 7 गुने बड़े रेडियस पे तकरीबन बेंड होती है लाइट, ऐसे बेंड होती है, ठीक है। मतलब इसका आप रेडियस निकालोगे सेंटर से, ठीक है। रेडियस ऑफ ये अर्थ है, ये रेडियस ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो ये 7 गुना होता है, 7 टाइम्स होता है रेडियस ऑफ अर्थ के, ठीक है। ये ऐसा अपन अज्यूम करते हैं, हर बार ऐसा हो जरूरी नहीं है ना। क्या अर्थ का एटमॉस्फेयर कांस्टेंट है? क्या कांस्टेंट तो है नहीं, हर प्लेस पे अलग अलग है, ठीक है। गर्मी में अलग है, उसी प्लेस में ठंड में अलग है, डे टाइम पे अलग है, नाइट टाइम पे अलग है। पर अपन को तो डिज़ाइन करना है चीज़ों को, तो एक वैल्यू लेना पड़ेगा। तो अपन रेडियस ऑफ रिफ्रैक्शन 7 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ ले लेते हैं। तो यहाँ से कंबाइंड करेक्शन कितना अपन ने सॉल्व करके निकाला था? कंबाइंड करेक्शन जिसमें कर्वेचर और रिफ्रैक्शन दोनों आ जाए, वो कितना होता था? -0.0673 टाइम्स ऑफ d², है ना। करेक्शन मिलता था मीटर में, जब डिस्टेंस डालते थे किलोमीटर में, डिस्टेंस डालते थे किलोमीटर में तो करेक्शन मिलता था मीटर में। चलिए भाई, इसी बात पर पहले d1 निकाला जाए, है ना।
तो बाबा ये D1 था, D1 डिस्टेंस पे ये जो 10 मीटर शिप है, कायदे से शिप इस पॉइंट की हाइट 0 है, अपन को दिखना शिप का बेस था, 0 दिखना था, पर अपन को शिप का टॉप दिख रहा है, व्यूअर दिख रहा है दूरबीन लेके। तो ये जो 10 मीटर है ये पूरा का पूरा करेक्शन है, पूरा का पूरा एरर है, जिसके कारण करेक्शन हो रहा है ना। तो ये पूरा का पूरा आपको एरर है। तो पहला अपन ने करेक्शन डाला, करेक्शन ड्यू शिप, वो कितनी होगी -0.0673 टाइम्स ऑफ D1 स्क्वायर, बराबर कितना, शिप की हाइट कितनी थी 10 मीटर, 10 मीटर है ना। चूंकि अपन तो मैग्नीट्यूड ले रहे हैं अभी, तो इस साइन को अपन गोली मारते, तो इससे D1 कितना आएगा, D1 कितना आएगा, D1 कैलकुलेट करिए भैया फटाफट। लेट मी कैलकुलेट 10 डिवाइड बाई 0.0673, 10 डिवाइड बाई 0.0673 अंडर रूट ऑफ आंसर 148.588, under root of 148.588. This is coming out to be 12.2 kilometers, 12.19 किलोमीटर्स। ठीक है, तो 12 किलोमीटर दूर कोई चीज, मान लो आप, कई बार क्या होता है, अपन खड़े बढ़िया दूर पे कोई चीज दिखती है, बढ़िया जलती हुई बिल्डिंग दिखती है, आपको लगता है उसकी हाइट आपकी हाइट सेम है। आप जैसे जैसे उसके पास जाने लगते हो ना, आप पहले तो ऐसे देख रहे थे, जैसे जैसे पास जाने लगते हो आपकी गर्दन ऐसे ऐसे उठने लगती है, जब एकदम बेस पे पहुंचते हो तो ऐसे देखना पड़ता है, तब समझ आता है कि नहीं भाई वो तो बहुत ऊंचा था। ठीक है, तो 12 किलोमीटर दूरी पे, 12 किलोमीटर की दूरी पे कोई चीज जो 10 मीटर की हाइट की है, आपको लगेगा कि आपके बराबर है, आप और वो सेम हाइट पे, ऐसा लगता है। ठीक है, 12.2 किलोमीटर की दूरी पे 10 मीटर का करेक्शन लगता है या एरर होता है। वैसे ही करेक्शन लाइट हाउस के कारण कितना था, -0.0673 टाइम्स ऑफ D2 स्क्वायर, ये था 80 मीटर लाइट हाउस, है ना। तो यहां से D2 कितना मिलता है भैया, D2 भी निकाल लो फटाफट, कितना आया भैया, 80 डिवाइड बाई 0.0673, 1188.707, 1188.707, दिस इज 34.48, 34.48 किलोमीटर्स। ठीक है भाई, एक और बार मैं चेक कर लेता हूँ दोनों, 80 डिवाइडेड बाई 0.0673 अंडर रूट ऑफ 1188.707, दिस इज करेक्ट। देन अंडर रूट ऑफ 10 बाई 0.0673 आई, हाँ दोनों सही है। तो टोटल डी कितना हो गया भैया, डी हो गया D1 प्लस D2, मतलब 12.19 प्लस 34.48, व्हाट इज दैट, प्लस 34.48, दिस इज 46.67 किलोमीटर्स। ये आपका फाइनल जवाब होगा, आंसर होगा। क्लियर है मेरा बात, चलिए गाड़ी बढ़ाते हैं, अगला आखिरी क्वेश्चन किया जाए फटाफट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, यार सॉरी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, CO, जो कि एक प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट है। कार्बन मोनोऑक्साइड से दिक्कत क्या होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड का ब्लड में चिपकने की जो एफिनिटी है वो ऑक्सीजन से ज्यादा होती है ना। जब अपन इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन लंग्स में जाता है, लंग्स में ऑक्सीजन है, ब्लड में नहीं है, लंग्स में ऑक्सीजन है, ब्लड में नहीं है, लंग्स एक्ट करते एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह, तो ऑस्मोसिस हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस बचपन में पढ़ा था, ट्रांसफर ऑफ फ्लूइड फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। क्या बोलते थे अपन, ग्लास में पानी भर के किशमिश डाल दो, बाहर पानी ज्यादा है, किशमिश के अंदर नहीं है, ऑटोमेटिकली किशमिश में, रेजन में घुस जाता था पानी, डेट वॉज ऑस्मोसिस। लंग्स में ऑक्सीजन है, ब्लड में नहीं है, ऑटोमेटिकली डिफ्यूज हो जाता है ब्लड के अंदर।
अब ब्लड एक एक टिश्यू के पास जाता है, ब्लड बोलता है मेरे पास ऑक्सीजन है तुम में नहीं है, फिर ऑस्मोसिस हो जाता है, टिश्यू में चला जाता है, बॉडी के हर एक टिश्यू को ऑक्सीजन मिलता है, बड़ा मजा आता है। परंतु अगर आप ऐसी जगह पे हो जहां कार्बन मोनोऑक्साइड काफी निकल रही है, कोई आदमी पास में सिगरेट पी रहा है, बहुत सारे मिलकर पी रहे हैं, आप एयरपोर्ट के स्मोकिंग रूम में हो मान लीजिए, बहुत लोग स्मोक कर रहे हो वहां पे, तो वहां अगर आप खड़े हो तो बहुत सारा कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन भी इनहेल हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड भी इनहेल हुआ, पर कार्बन मोनोऑक्साइड की ब्लड में चिपकने की एफिनिटी ऑक्सीजन से कई ज्यादा होती है, तो ब्लड में ऑक्सीजन नहीं चिपकेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड चिपक जाएगा, ब्लड एक एक टिश्यू को जाएगा, खटखटाएगा, सबको कार्बन मोनोऑक्साइड देगा, लोगों को टिश्यूज को समझ नहीं आएगा करेगा इसका, क्लियर है मेरा बात, तो वो डिसीज कॉज करेगा। ठीक है, ज्यादा लंबा समय तक रहा है ना, आपका ब्रेन कंफ्यूज होता रहा, इट कैन लीड टू कैंसर ऑल्सो, क्लियर है मेरा बात। चलिए अब आपको ये क्वेश्चन बड़ा मजेदार है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको कार्बन मोनोऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन एयर में 4500 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब दिया था, आप इस कॉन्सेंट्रेशन को पीपीएम में कन्वर्ट करिए, पीपीएम में कन्वर्ट करिए। 1 पीपीएम कितना होता है? 1 पीपीएम आपने बोला कि 1 पीपीएम होता है 1 मिलीग्राम पर लीटर सर, ठीक है भैया, तो आपने बोला सर कोई बात नहीं 4500 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है, ठीक है, माइक्रोग्राम मतलब मिलीग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -3 मिलीग्राम, 1 मीटर क्यूब में सर 1000 लीटर होते हैं, 1000 लीटर होते हैं, तो सर ये 4500 इंटू 10 की पावर -6 मिलीग्राम पर लीटर, मतलब इतना पीपीएम ये हो गया सर आंसर। ठीक है, आप में से कई लोगों ने आंसर ये लिखा है, ठीक है, उनको मैं समझाना चाहूँगा दोस्तों ये पूर्णतः गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये बात पूरी सही नहीं है। ठीक है, 1 पीपीएम बराबर होता है 1 मिलीग्राम पर लीटर, दिस इज ओनली वैलिड ओनली एंड ओनली फॉर वाटर, ओनली एंड ओनली फॉर वाटर। क्यों? क्यों सिर्फ पानी के लिए? क्योंकि 1 लीटर का पानी 1 केजी का मास का होता है, 1 केजी का होता है, इसलिए है ना। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, मिलीग्राम पर लीटर, 1 लीटर का पानी 1 किलो का होता है, 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, हर ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, मतलब केजी में 10 की पावर 6 मिलीग्राम होते हैं, मिलीग्राम कट गया 1/10 की पावर 6, इसलिए पीपीएम बोलते हैं। तो 1 मिलीग्राम पर 1 पीपीएम इक्वल्स 1 मिलीग्राम पर लीटर, दैट इज ओनली वैलिड फॉर वाटर बिकॉज 1 लीटर ऑफ वाटर इज ऑफ मास 1 केजी, है ना। 1 लीटर का पानी 1 किलो का होता है, इसलिए बोल सकते हैं। 1 लीटर की हवा 1 किलो की नहीं होती, ये तो एयर के बारे में बात कर रहे या गैस के बारे में बात कर रहे, कार्बन मोनोऑक्साइड के। 1 लीटर की हवा 1 किलो की नहीं होती, है ना, चल नहीं पाते वरना अपन, क्लियर है मेरा बात। 1 लीटर का दूध 1 किलो का नहीं होता, 1 लीटर का ऑयल 1 किलो का नहीं होता, ये सिर्फ पानी के लिए वैलिड है और किसी फ्लूइड के लिए नहीं, अनलेस गिवन हो, क्लियर है मेरा बात। तो हवा के लिए तो हरगिज नहीं, क्योंकि 1 लीटर की हवा 1 किलो की बिल्कुल नहीं होती। चलिए, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, दिस आंसर इज वेरी रॉन्ग। सही आंसर क्या है? क्वेश्चन में दिया है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन 4500 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है, मतलब 1 मीटर क्यूब की हवा में 4500 माइक्रोग्राम का कार्बन मोनोऑक्साइड है, 1 मीटर क्यूब की हवा में 4500 माइक्रोग्राम का कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है भाई, अगर मैं पूछूं आपसे 10 की पावर 6 मीटर क्यूब, मतलब 1 मिलियन मीटर क्यूब की एयर में कितना माइक्रोग्राम का कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा? इतने माइक्रोग्राम का कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, कोई आपत्ति नहीं। मतलब 10 की पावर 6 मीटर क्यूब की हवा में माइक्रोग्राम को कन्वर्ट करते हैं ग्राम में, माइक्रोग्राम को कन्वर्ट किया जाए ग्राम में, इतने ग्राम का कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, है ना। 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम में 1000 माइक्रोग्राम,
तो माइक्रोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना था 10⁻⁻⁶, मतलब 4500 ग्राम का कार्बन मोनोऑक्साइड मीटर क्यूब की हवा में। कोई आपत्ति यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब यार मैंने आपको बेसिक केमिस्ट्री एक लेक्चर लिया था 1.5 घंटे का, जिसमें मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं। नंबर ऑफ मोल्स होते हैं गिवन मास अपॉन एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक या फिर मॉलिक्यूलर मास। अरे बाबा एलिमेंट होगा तो एटॉमिक मास, कंपाउंड होगा तो मॉलिक्यूलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास कितना है 4500 ग्राम, किसका? कार्बन मोनोऑक्साइड का, सीओ का। सीओ कार्बन कितना होता है 12, ऑक्सीजन 16, तो 28 ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का। ठीक है, जैसा है ना, मैंने आपको एलिमेंट्स का एटॉमिक मास भी लिखवाया है, काम के 8 या 10 एलिमेंट का लिखवाया है, जो वैसे ही याद हो जाते हैं यार, है ना भाई 28। तो कितने मोल्स का ये वो हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, कितने मोल्स का कार्बन मोनोऑक्साइड है? 4500, 4500 बटा 4500 बटा कितना 28, 160.714 मोल्स का है, 160.714 मोल्स का कार्बन मोनोऑक्साइड है। मतलब इतना ग्राम का मोनोऑक्साइड, मतलब 160.714 मोल्स का कार्बन मोनोऑक्साइड है 10⁻⁶ मीटर क्यूब की हवा में। अब आपको मैंने बताया था, नोट लिखवाया था कि 1 मोल ऑफ एनी गैस, 1 मोल ऑफ एनी गैस occupies 22.4 liters of volume at standard temperature and pressure, temperature and pressure। ठीक है भैया, थोड़ी जगह कम पड़ गई, माफी चाहूंगा। ठीक है, तो 1 मोल की कोई भी गैस, 1 मोल की ऑक्सीजन 22 लीटर, 1 लीटर का बिस्लरी का बॉटल, 22 लीटर मतलब तकरीबन कुछ इतना, ठीक है, इतना 22 बॉटल्स। 1 मोल की कोई भी गैस, 1 मोल का ऑक्सीजन भी इतना वॉल्यूम धारण करता है, 1 मोल का कार्बन डाइऑक्साइड भी इतना वॉल्यूम धारण करता है, 1 मोल का मीथेन भी इतना वॉल्यूम, 1 मोल का कार्बन डाइऑक्साइड भी, एक कार्बन मोनोऑक्साइड भी इतना वॉल्यूम। 1 मोल की कोई भी गैस स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे 22.4 लीटर्स ऑक्यूपाई करती है। चूंकि क्वेश्चन में ना टेम्परेचर बोला ना प्रेशर बोला, आप बाय डिफॉल्ट क्या मान लोगे? स्टैंडर्ड टेम्परेचर और स्टैंडर्ड प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो इतना मोल्स का गैस कितना लीटर का वॉल्यूम धारण कर रही होगी? इंटू 22.4 लीटर्स का वॉल्यूम धारण कर रही होगी। इतना मोल मतलब इतने लीटर की गैस हो रही होगी। ठीक है भाई, किसमें? 10⁻⁶ मीटर क्यूब की हवा में। लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करके आंसर बताए, डिवाइड बाई 1000 करके, तो 160.714 इंटू 22.4 डिवाइड बाई 1000 कर रहा हूं, मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो ये आया 3.6, राउंड ऑफ करके 3.6 मीटर क्यूब की कार्बन मोनोऑक्साइड है। किसमें? 10⁻⁶ मीटर क्यूब की हवा में। मतलब 1 मिलियन मीटर क्यूब हवा में, 1 मिलियन मीटर क्यूब की हवा में 3.6 मीटर क्यूब की कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन इन पार्ट्स पर मिलियन, 1 मिलियन हवा में 3.6 मीटर क्यूब का कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो कितना हो गया? 3.6 ppm, 3.6 ppm, है ना। ये हो गया दोस्तों आपका आंसर। अरे 3.6 ppm, ये हो गया दोस्तों आपका आंसर, ppm। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या आपको कार्बन मोनोऑक्साइड ही मिलेगा? कोई भी गैस मिल सकती है, सल्फर डाइऑक्साइड मिल सकती है, नाइट्रस ऑक्साइड मिल सकती है, N2O, है ना, कोई भी गैस मिल सकती है। हाँ, आमतौर पे वो जब भी क्वेश्चन देते हैं गेट वाले, वो एटॉमिक मास देते हैं, है ना, पर नाइट्रोजन, कार्बन, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, हाइड्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, बस इतना एलिमेंट्स का एटॉमिक मास याद कर लीजिए, आप
कोई भी गैस हो आप उसका खुद से मॉलिक्यूलर मास निकाल लोगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अपन ने ले लिया 3.6 ppm जिसका आंसर है। ठीक है, तो भाई मैंने आज आपको टॉप 10 क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवाए एनवायरमेंटल स्ट्रक्चरल एनालिसिस और सर्वे का। ये पार्ट 1 है, ये क्या है, पार्ट 1। पार्ट 2 भी देखिए जिसमें 10 और क्वेश्चंस है इन्हीं 3 सब्जेक्ट्स के। पार्ट 3 भी है, आप डेली 1 से 2 पार्ट निपटाइए। क्लियर है मेरा बात? सिर्फ इन 3 सब्जेक्ट्स के बेसिस पे 25 नंबर से ज़्यादा आ जाते हैं। क्लियर है मेरा बात? और थोड़ा बहुत एप्टीट्यूड भी इस लगा के, एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस भी सॉल्व करके। ठीक है, पार्ट 3 में भी आपको यही 3 मिलेगा। पार्ट 4 पार्ट 5 में आपको एप्टीट्यूड आरसीसी इनके अलावा भी मिलेगा। पहले ये 3 तो स्ट्रॉन्ग करो। क्लियर है मेरा बात? चलिए, और बाकी सब्जेक्ट्स भी बन रहे हैं, अलग अलग फैकल्टीज बना रहे, लेट्स क्रैक गेट एंड ईएसी के। ठीक है, मैं टीएम प्रतीक इन्वायरमेंटल स्ट्रक्चरल एनालिसिस सर्वे इनका बना रहा हूँ, आरसीसी एप्टीट्यूड भी जोड़ दूंगा। क्लियर है? स्टील का प्लास्टिक एनालिसिस भी बीच में आ जाएगा, है ना। बीच में अगर मन हुआ तो ओपन चैनल का एक क्वेश्चन भी घुसा दूंगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। पार्ट 2 जरूर से देखिएगा और तैयारी करते रहिए। आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो अगले 7 दिन सिर्फ आपके लिए मैंने निकाल कर रखे। आप मेरे को तुरंत डीएम करिए, कोई भी प्रॉब्लम है आप मेरे को डीएम करिए, है ना। मैं पहली फुर्सत में आपको फ़ोन लगा के आपकी समस्या दूर करूंगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। विल मीट बैक टुमारो गाइस, हैव अ नाइस डे।